कि आपके 10 करियर चॉइसेस क्या है, तो उसमें आई थिंक मैं 20 भी लिखता तो उसमें फुल टाइम ट्रेडिंग कभी नहीं लिखता। नोशनल गेन इज इमोशनल पेन। हाँ, तो दुख इतना था कि वो मुझे बोलना था, हाँ, तो मैं बोलता रहता था। हाँ, मैंने ये भी बोला कि यार मैं ना इससे आइडिया से ही पैसे निकालूं, मुझे अच्छा, मार्केट से रिवेंज। उस टाइम मेरे पास कुछ 3.5 लाख रुपए थे। हाँ, मुझे थोड़ा वो आइडिया का स्टॉक में बड़ा ये था हम्म, कि आइडिया का स्टॉक बहुत गिर गया है, हम्म, तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा। हम्म, वो 17% डाउन था। कोई रूल नहीं था, बट हम्म, लेता था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ बुक कर रहा था। तो वो जो 51 ट्रेड्स थे सर, दैट इज हम्म, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन ट्रेडिंग। हम्म। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे फ्रॉम अ वेरी गुड ट्रेडर। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हमने 1.5 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था, एक प्रोग्राम रन किया था, ट्रेडर्स बडी। उसमें मैं एक ट्रेडर से मिला, रवि शिंदे। उनके साथ पहले जब मैंने डिस्कशन किया, वो क्या करते हैं, कैसे करते हो, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। उसी टाइम मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लगा, यार बहुत सेंसिबल काम हो रहा है, मतलब आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद रेगुलरली थोड़ा सा उनके साथ टच में रहा। उनके कुछ पोस्ट आते रहे, चार्ट्स भेजते थे, कुछ स्टडीज और डिस्कशन रिलेटेड टू स्ट्रेटेजीज एंड ऑल। तो मुझे वहां से ही एक आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि एग्जीक्यूशन में दिस गाय इज रियली वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहा है, स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एंड ही इज वेरी गुड। फिर लास्ट कुछ मंथ्स पहले मुझे उन्होंने एक बार बोला कि मतलब वो कहीं वो प्रोफेशनल है जहाँ से वो उन्होंने डिसाइड किया है कि हिल कम फुल टाइम इनटू ट्रेडिंग। अब नॉर्मली जब मुझे कोई ऐसा बोलता है तो आई मीन आई ट्राई टू से कि ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और देख लो, मतलब आप जो कर रहे हो उसके साथ भी ट्रेडिंग हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ ही कैन डू इट। फिर अब कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे वापस जो अपने जर्नी शेयर की, आई वॉज वेरी इम्प्रेसिव। नाउ ही इज अ फुल टाइम ट्रेडर। तो अब हम आज कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे रवि शिंदे जी से, इज अ वेरी गुड ट्रेडर। और आज हम उनसे समझेंगे उनके जर्नी के बारे में, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मिस्टर रवि शिंदे, और आप जरा बताइए पहले से, शुरू से, मतलब आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए, आपने कैसे इस चीज को आपने पहले देखा, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या जर्नी रहा होगा। So thank you so much for the introduction, sir. But before starting our interview, पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि सारी मेरी जर्नी विदाउट डिफाइन एज कंप्लीट नहीं होती। सो डिफाइन एज एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं आज फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर 4 साल पहले आप मुझसे पूछते कि आपके 10 करियर चॉइसेस क्या है, तो उसमें आई थिंक मैं 20 भी लिखता तो उसमें फुल टाइम ट्रेडिंग कभी नहीं लिखता। सो बट थैंक्स टू डिफाइन एज एंड आई वाज लकी टू कनेक्ट विद डिफाइन एज टीम एंड लर्न हियर। तो इसकी वजह से आई कुड टेक दिस डिसीजन एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर फ्रॉम हम्म, लास्ट फ्यू डेज, हम्म, वीक और सो। तो सर बेसिकली मैं हूँ परभनी से। ओके, सो वहाँ से मैंने सो वी आर फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। हम्म, सो बैकग्राउंड ऐसा कुछ ट्रेडिंग का नहीं है, फार्मिंग का बैकग्राउंड था। हम्म, फादर भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। सो हमारा सो मैंने स्कूलिंग किया, स्कूलिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ ब्राइट स्टूडेंट था नहीं। हम्म, तो फिर तो नॉर्मल स्टूडेंट था, हम्म, बट कुछ एग्जीक्यूशन में पहले से इंटरेस्ट था। हम्म, पढ़ाई मैं एक दिन पहले ही करता था, मतलब आज तक कभी 2 दिन पढ़ाई नहीं की कभी भी। हम्म, सो पेपर के पहले एक दिन पहले ही पढ़ाई करनी थी। हम्म, तो उतना ज़्यादा पढ़ना वगैरह ये सब नहीं था पसंद, बट एग्जीक्यूट करना बहुत पसंद था। हम्म, तो इसके बाद मैंने बीएससी किया, बीएससी करने के बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए जब मैंने किया तो फिर मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया। सो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। हम्म, प्लस पैरेलली मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखा कि बिजनेस कैसे प्लान करते हैं, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, कैसे उसको स्केल अप करना है, इनोवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब वहाँ पे किया। तो मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में लगभग 17 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद
सो मुझे याद है, मैं आई थिंक 2011 2011 में फर्स्ट टाइम एक कंपनी है अभी भी सिक्योरिटीज की, तो वहां से कुछ 3-4 लोग आए मेरे पास हम्म टू रेफरेंस। तो उन्होंने बताया कि ऑप्शंस करके एक चीज होती है। अच्छा। तो ऑप्शंस में उन्होंने बताया पोटेंशियल बहुत है। हाँ तो मुझे कुछ समझता था नहीं, तो हाँ मैंने पूछा पैसे कितने लगाने हैं और कितने आएंगे उतना बताओ। हाँ तो ना ही उन्होंने कुछ डिस्कस किया कि आपको सीखना है क्या वगैरह, तो मुझे भी सीखना नहीं था, मुझे भी पैसे मिलने थे, बस ग्रीड था बेसिकली हम्म कि 30,000 डालेंगे तो 3 लाख मिलेंगे। हाँ तो उस टाइप से मैंने डाले। तो वो बंदे फिर मेरे बिहाफ पे ट्रेड करते थे, फिर मुझे एक बंदा जो मेरा आरएम था वो बताता था आज हम्म ऐसा वैसा। तो उसने बताया एक बार कि सर आज अपना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 17,000 कुछ बताया उसने, फिर हम्म मुझे फोन करके बोला अच्छी बात है, तो मैंने कर लो बुक। तो हम्म उसने कुछ बुक नहीं किया शायद, तो वो खाना खाने चला गया, तो वो लॉस में गया कुछ। हाँ तो ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला यार बुक करना था, 17,000 प्रॉफिट था यार, तो क्यों नहीं बुक किया? बोले नहीं सर मैं खाना खाने चला गया। तो यार ये कोई तरीका है? हाँ बहुत ही अनप्रोफेशनल ये वो। हम्म तो फिर मैंने कुछ मेल वेल भी भेजे, वो 30,000 एक्चुअली जीरो हो चुके थे। तो हम्म फिर मैंने मेल लिखे, तो उन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, बट आई हम्म थिंक अनप्रोफेशनल सिर्फ वो नहीं थे, अनप्रोफेशनल मैं भी था, हम्म क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था उस चीज़ का। हम्म जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड और उतना पोटेंशियल है, हम्म तो मैंने उसमें पैसे डाले और वो चले गए। तो वो मुझे, जब मैं डिफाइनेंस में चीज़ें सीखा, हम्म डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस सीखा, तो मुझे वो चीज़ बाद में रियलाइज हुई कि क्या गलती है। हम्म तो वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था स्टॉक स्टॉक मार्केट से, मार्केट विच वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। ये कब की कौन से साल की बात है? 2011 ओके 2011 ओके के आसपास। सो उसके बाद मैंने कभी ट्रेडिंग को देखा हम्म नहीं। तो उसके बाद सीधा मैं 2019, हम्म आई थिंक 14 नवंबर, मुझे डेट भी याद है आज। मतलब 2011 के बाद सीधा आपने 2019 में ही मार्केट Correct. देखा, बीच में कुछ आपने स्टॉक मार्केट कुछ नहीं। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि एसआईपी चालू कर। हम्म तो कुछ पहले मैंने 3,000 से चालू करा, हाँ तो पता नहीं था, तो फिर उसको थोड़ा बढ़ा दिया। अच्छा तो वो एसआईपी अभी चल रहा है अच्छा रेगुलर, तो वो अच्छा भी था, दैट वाज अ गुड डिसीजन। ओके तो मुझे समझा कि चलो एसआईपी हमने किया, तो रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। तो 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे पास कुछ 3.5 लाख रुपए थे। हाँ और तब आई डोंट नो कहाँ से आया, बट मुझे थोड़ा वो आइडिया का स्टॉक में बड़ा ये था हम्म कि आइडिया का स्टॉक बहुत गिर गया है, हम्म तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा। हम्म तो सो मैंने 14 नवंबर को हम्म 2019 में वो बाई किया, हम्म 3.5 लाख रुपए का एक ही स्टॉक। हम्म मेरा पूरा 100% इन्वेस्टमेंट जो भी था उसी में डाला। हम्म वो मैंने खरीदा था आई थिंक 3.4 या 3.45 पे। हम्म वो उस दिन क्लोज हुआ 2.85। अच्छा सो मेरा वो 17% डाउन था। हाँ अब वो जब नीचे जा रहा था तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। हाँ एक तो मेरा कोई रूल था हम्म नहीं, उस दिन मुझे लगा कि बहुत नीचे गिरा, इससे ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, तो मैंने खरीद लिया। हाँ तो वही जो अपना जनरल लोग, हम्म जनरल रिटेल ट्रेडर्स का जो माइंडसेट जनरली होता है, सबका नहीं होता, बट कुछ लोगों को होता है कि मैं एकदम नीचे खरीद के ऊपर बेचूं वाला जो सपना होता है। हम्म एक्चुअली मेरे साथ उस दिन उल्टा हुआ, हाँ मैंने ऊपर खरीदा और नीचे बेचा। हाँ तो उस दिन 70% आइडिया गिरा था, तो हम्म 3.45 में मैंने खरीदा। हम्म और मैंने उसको फिर वो 63,000 रुपीज का मुझे लॉस दिखा, विच वाज नॉट एबल टू बी। हाँ तो मुझे वो सब पता नहीं था कि बाय टुडे सेल टुडे बीटीएसटी ये सब होता है, तो फिर भी मैंने उनको फोन किया। हाँ मैंने फोन करके उनको बोला कि आप मेरा पोजीशन काट दो। अच्छा तो मैंने वो पोजीशन काटी, अच्छा और उसके 4 सेशंस के बाद वो 8 रुपये 15 पैसे हो गए। अच्छा हाँ तो बेसिकली मेरा जो 3.5 लाख रुपए है उसका हम्म 2.25x हो जाता है, तो लगभग 8.5 लाख रुपए बनता है। हम्म तो उस टाइम मैंने देखा कि ये मेरा नोशनल जो गेन है, हम्म वो मुझे बहुत पेन करता है। तो मेरे एक हम्म दोस्त को मैसेज भी लिखा था कि हम्म नोशनल गेन इज इमोशनल पेन। तो हाँ मैं बहुत सल किया उस पर, बहुत सल किया, इतना सल किया कि मतलब मैं रोज बोलता था किसी ना किसी को, मतलब कुछ लोग तो इरिटेट हो गए थे कि रोज आके आइडिया का रोना गाना आता रहता है। और दुख इतना था कि वो मुझे बोलना था, हाँ तो मैं बोलता रहता था। हाँ मैंने ये भी बोला कि यार मैं ना इससे आइडिया से ही पैसे निकालूं,
मुझे अच्छा मार्केट से रिवेंज लेना है। अच्छा तो मैंने वो डिसाइड किया कि आइडिया से ही पैसे निकलूंगा, ऐसे कैसे स्टॉक मेरे पैसे लेके जा सकते अच्छा हैं। सर वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आइडिया को देखा भी नहीं। आज आइडिया अच्छा का क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा। तो वो जो रिवेंज और ये सब चीजें, वो तो हमारे मन के वहम है, हम्म। वो प्रैक्टिकली ये सब कुछ पता नहीं। हाँ बट ये तो आपको आज समझ आया, फिर उसके बाद उस टाइम क्या किया आपने? उस टाइम फिर मैंने कुछ नहीं किया, हम्म मैंने फिर ट्रेडिंग छोड़ दी। हम्म। फिर कोविड के टाइम पे पैसा था, हाँ टाइम था, हाँ। और सामने टीवी ऑन था, उस अच्छा। पे बिजनेस न्यूज चैनल चल रहे थे। हम्म। तो फिर मैंने फिर मुझे वो 2011 का ऑप्शंस याद आया। चलो हाँ। ऑप्शंस अच्छा। करते हैं, और वो टीवी पे भी बोलते हैं ये ऑप्शन बाय कर लो, हम्म ये 10 रुपए में खरीद लो, 15 का टारगेट है, हम्म 8 का स्टॉप लॉस है। तो मैंने बोला, चलो इसको ट्राई करते हैं। हम्म और साथ में मैं इक्विटी भी करता था, तो हम्म इक्विटी लेता था। कोई रूल नहीं था, बट हम्म लेता था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ बुक कर रहा था। तो टाटा डीएमआर एक्चुअली मैंने बॉटम में खरीदा था, हम्म। मैंने 27 रुपये में खरीदा अच्छा था, उसका एक्चुअल बॉटम। अच्छा। और मैंने कुछ 35 में बेच दिया उसको, क्यों खरीदा ऐसे? ऐसे हम्म कम नीचे आया था। हम्म बट वो शायद बॉटम मेरा हम्म। हो गया, हाँ। मार्केट ने वे ऑफ कर दिया। वो आइडिया का टॉप पे लिया था, तो ये बॉटम में दे दिया, और चलो हो गया था अपना हिसाब बराबर। बराबर। हम्म, तो वैसे था, बट मैं उसको राइड नहीं किया। ठीक। वैसे बहुत सारे आए स्टॉक्स, जैसे मुझे रफली याद है कि 88 रुपीज टाइप्स मैंने टाटा मोटर्स लिया था, वो हम्म कुछ 110-15 में बेच के मैं बहुत खुश था। मैंने सेम आई थिंक ओ एन जी से कुछ 54 रुपीज था, वो 60-70 रुपीज में बेच के आया was very happy। तो पता नहीं था, तब लग रहा था हाँ चलो कुछ तो हो रहा है, पैसा आ रहा है, कुछ तो हो रहा है टाइप्स। तो फिर मैंने ऑप्शन चालू किया। ऑप्शंस का तो सर मेरा ये हाल था कि मैं रोज 27-28 हजार, 30 हजार, 40 हजार, मतलब बिगिनर्स अच्छा का अगर एग्जाम्पल देना है तो मेरा देना अच्छा चाहिए, इतना अच्छा बिगिनर्स क्लब चला। अच्छा। मुझे लिटरली, मैं बताता हूँ सर, ऑप्शन में जब मैं ऑर्डर पंच करता था तो वहां पे एक सेल का ऑप्शन रहता था, तो हम्म। मुझे ये नहीं पता था कि ऑप्शन सेलिंग भी होता अच्छा। है, पता ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ। और उसमें मैंने पैसे काफी लगाए थे। हम्म तो जैसे बिगिनर्स क्लब में क्या हुआ, बेसिकली मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे कि तब रेंज बाउंड था हाँ। मार्केट, गिरा था, हम्म उसके बाद रेंज में चला और बाद में ब्रेकआउट। हम्म तो रेंज बाउंड मार्केट में मेरे टॉप्स बॉटम लगभग मिल रहे थे, हम्म। तो मेरा काफी प्रॉफिट हो रहा था रोज। अच्छा। तो मेरी आदत तो वही थी, मैं तो बोला यार आ तो गया, अब क्या करना है लाइफ हाँ। में, हो गया अब सेट, अभी तो बस हम्म करोड़ करोड़ ही कमाने हैं, मतलब और क्या है हम्म लाइफ में, बचा ही नहीं कुछ। हम्म तो हम्म। तो जो आया था वो भी गया, जो था वो भी चला गया। तो ऑप्शन में फिर, मतलब सर आज भी मुझे याद है, एक 70 रुपए का ऑप्शन मैंने 7 रुपए में भी एवरेज किया। अच्छा। तो 7 से जब 15 भी गया तो मैं खुश था कि चलो हाँ। साहब मेरा डिसीजन सही हुआ। हम्म तो उस टाइम में क्या हुआ कि जब अब क्या होता है सर, आप जब टीवी पे देखते हो ना, तो हम्म। वो टीवी पे जो एंकर्स बताते हैं, हाँ वो उनका कुछ प्रोसेस होगा, आई डोंट नो, हाँ। बट उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करना इज वेरी रिस्की। हम्म क्योंकि पैसा आपका है, हम्म पैसा मेरा है, हम्म प्लस उसमें आप कितना पोजीशन साइज ले रहे हो, हम्म ये सब सिर्फ व्यूअर का डिस्क्रिप्शन है, राइट, वो खुद करेगा। हम्म है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम्म ऑप्शंस में लोगों के अकाउंट हम्म जीरो हो चुके हैं। हम्म तो वो मैंने किया, तो उसमें काफी बहुत ही स्ट्रेसफुल जर्नी था। तो मैं स्क्रीन रीडिंग करता था, तो देखता था क्या हो रहा है। और तो जब ऑप्शंस मेरे अगेंस्ट जा रहे थे तो मुझे बहुत पसीना आता था। हाँ। तो उसके बाद जब वो थोड़ा बढ़ता था तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता था। और कभी ये नहीं चला तो स्कैल्पिंग कर लिया, कि चलो स्कैल्पिंग कर लेते हैं, आज क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाते हैं। स्कैल्पिंग में ऐसा है कि चलो 20 हजार आया, तो वहां पे रुकना होता नहीं है पॉसिबल, जब आपको कुछ पता ही नहीं है मार्केट के बारे में। तो फिर वो 20 हजार आया, वो जाके 20 हजार चला जाता था, तो फिर उसका इमोशनल पेन बहुत होता था। फिर उसके बाद मैं शाम को फिर एस जी एक्स मार्केट्स, फिर डाउ फ्यूचर्स में क्या हो रहा है देखता था, शाम को और न्यूज़ देखता था। फिर उस चक्कर में मैंने और यूट्यूब चैनल्स पे जो आते थे उनको सब्सक्राइब करना चालू कर दिया। तो मैं और इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में सीख करना
चाहता था कि चलो मेरा व्यू जो रहे वो एकदम परफेक्ट। तो उस टाइप के मैंने चालू किया। तो उसके बाद जब पैसे गए बहुत सारे, तो मुझे लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है। अब मुझे ये लगा कि इसका नॉलेज बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, और ये कहीं ना कहीं मुझे वो वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ये चीज़ सीखनी है। तो मैंने फिर जब मैं, और इसका सर एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना सर, वो ये है कि इसका फॉर्मल एजुकेशन कहीं पे नहीं है। हम्म जैसे अभी एमबीए है, हम्म सीए है, आप जाके फॉर्मली आप कर हम्म सकते हो। बट इक्विटी मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस फॉर दैट मैटर, ये कोई ऐसा कोई इसका इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे जाके आप पढ़ लो, सीखो Correct. सीखो और सर्टिफिकेशन मिले। मतलब सर्टिफिकेशन आप एनआईएसएम ये सब ले सकते हो, हाँ बट जनरल पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे मुझे तो बिल्कुल ही नहीं था। हम्म तो वो दिक्कत था। तो फिर आप बेसिकली आप क्या करोगे, फिर आप ऑनलाइन सर्च करोगे। ऑनलाइन सर्च करके बाय डिफॉल्ट फिर आपको कुछ यूट्यूब के लिंक्स आएंगे या और कोई लिंक्स आएंगे, करेक्ट आप उनको फॉलो करना चालू करते हो। राइट तो मैंने कुछ वीडियोस लोगों को फॉलो करना चालू किया। हाँ तो फिर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जो भी फ्रीली अवेलेबल था वो मैंने चालू किया पढ़ना, या वीडियोस देखना चालू किया थोड़ा बहुत। फिर लगा कि यार हाँ ये तो इंडिकेटर आया तो यार कितना अच्छा है। तो ये इंडिकेटर से तो चलो हो गया शॉर्ट लाइफ, हाँ अब तो हो गया। अब हाँ इंडिकेटर तो बता ही रहा है कब बाय करना है कब सेल करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में। हम्म, तो बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, अच्छा क्योंकि फिर क्या होता था, वो एक दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आने के बाद जब लूजिंग ट्रेड्स आते थे तो फिर उससे कॉन्फिडेंस हिल जाता था हम्म कि यार नहीं यार ये तो इंडिकेटर का प्रॉब्लम है, कुछ दूसरा इंडिकेटर बेटर हो। हम्म तो फिर वो दूसरे सिस्टम पे चले जाओ, या यार ये बंदे का ना इसका खराब है सिस्टम, कोई दूसरे बंदे का सिस्टम देखते हैं। तो जो सिस्टम स्विचिंग होता है ना वो काफ़ी कर रहा था मैं। फिर मुझे लगा नहीं यार चलो बॉलिंजर बैंड्स बहुत अच्छे हैं। जब वो जैसे मेरा तो, अब बेसिकली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ट्रेंड तो चाहिए। अब ट्रेंड तो रोज होता नहीं है मार्केट में, जनरली ट्रेंड बहुत कम होता है और साइडवेज मार्केट ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे तो आपको साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी ज़्यादा करनी चाहिए, वो तब पता नहीं था। तो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि लग रहा कि हाँ आज लग रहा था कि अच्छा कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ, बट परसों लगता है यार खराब ही पहले जैसे जीरो पे ही है, वहीं पे है आज की डेट में भी। तो वो सब करते करते एक बार मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते मेरा एक बार रेनको पे एक वीडियो मैंने ऐसे रैंडमली देखा। तो मुझे वो जब रेनको का मैंने वीडियो देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। तो मुझे वो क्लीन दिखा बहुत, बोले यार ये अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इसका। और उसके बाद मैंने जब रेनको पे थोड़ा रिसर्च किया तो आपका एक वीडियो था इस पे इलन मार्केट्स पे रेनको का। तो मैंने फर्स्ट टाइम, और अब काफ़ी अफोर्डेबल था तो मैंने चलो एक बार रेनको देख लेता हूँ। तो मैंने आपका वीडियो देखा। आपका वीडियो देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा फिर डिफाइनेज का रेफरेंस समझ में आया। तो मैंने सोचा चलो डिफाइनेज एक है तो वहाँ पे अपन चालू करते हैं। तो मैंने आई थिंक तो डिफाइनेज के यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना चालू किया। तो उसमें पॉइंट एंड फिगर और रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये रेनको, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये वाला तो मतलब यही है, ये आ गया तो फिर लाइफ सेट है। तो फिर मैंने फिर पाठशाला ज्वाइन करी। सो आई थिंक जनवरी 2021, ओके 9 जनवरी 2021 को मैंने पाठशाला ज्वाइन की। पाठशाला में तो आई वाज सो हैप्पी लर्निंग अबाउट पॉइंट एंड फिगर रेनको, और थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ से भी टच बेस हुआ। तो आई वाज ओवरवेल्म्ड, मतलब यार ये हाँ ये दिस इज इट, मतलब जो मैं खोज रहा था यही है। तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। वहाँ पे भी सर वापस मेरा बिगिनर्स लक ने बहुत साथ दिया। तो उस टाइम आई थिंक बजट था, निर्मला सीतारमन ने बजट प्रेजेंट किया। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के एक ऑप्शन लिए थे 20-20 हज़ार के। उनका प्रॉफिट मैंने 1-1 लाख रुपए बुक किया था। सो मस्त पे मैंने वो किया था ट्रेड। तो मैंने इवन मुझे याद है मैंने राजू सर को व्हाट्सएप भी किया था कि सर ये मतलब मैंने आई थिंक 1,000 रुपये का ऑप्शन था, वो 5,000 बन गया था, 5 साढ़े 5,000 कुछ तो था।
तो सर को बोला था, सर ये लिक्विडिटी दिख तो रही है बट फिर भी आप देख लो एक बार। तो उन्होंने बोला ठीक है लिक्विडिटी है बट आप इसको जब स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर लो। बट मैंने नहीं किया, मुझे 1 लाख का फिगर बुक करना था क्योंकि मुझे वो दोस्तों को इम्प्रेस भी करना था। तो मैंने वो रूल एग्जिट रूल फॉलो नहीं किया, 1 लाख दिखा तो मैंने क्लोज कर लिया ट्रेड, मैंने चलो हो गया अपना। तो अ, तो वो जब ट्रेड हुआ तो मैं बोला चलो अब तो सेट हो गई लाइफ, अब तो आ गया सब। तो फिर पॉइंट एंड फिगर इनको अच्छा चल रहा था। फिर मेरा उसके बाद थोड़ा सा लॉस स्टार्ट हुआ। तो मैंने बोला यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, अभी तो पॉइंट एंड फिगर इनको भी आ रहा है। तो मैंने सोचा रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, तो वो सीखना ज़रूरी है। सो मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे से उसको समझा पड़ा। आपके साथ भी 2-3 बार डिस्कशन हुई, इवन ट्रेडर्स बड़ी जब हुआ था उसका मैं फर्स्ट ट्रेडर था। तो उस टाइम में मैंने आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट्स के बेसिस पे जो ट्रेड किए थे उस पर डिस्कस किया था। तो मैंने सोचा चलो रिलेटिव स्ट्रेंथ का इशू था तो वो भी आ गया। तो सेट है, अभी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो ट्रेडिंग तो अच्छा चल रहा था बट कंसिस्टेंसी फिर भी मिसिंग थी। सो फिर मैंने सोचा भी शायद ब्रेड एक है जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो आप भी काफ़ी ब्रेड पे डिस्कशन करते थे, राजू सर भी काफ़ी ब्रेड पे डिस्कशन करते थे। तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था यार, बोले प्राइस और RS से अभी ब्रेड क्यों ऐड करना है। फिर भी मैंने थोड़ा टाइम लेके उसको ब्रेड को भी पढ़ना चालू किया। सो ब्रेड भी मैंने पढ़ा। तो ब्रेड जब और वो सब्जेक्ट भी मैंने अच्छे से उसको समझ लिया थोड़ा बहुत किया। और मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको भी मैं बीच बीच में वो पढ़ाते रहता हूँ ब्रेड के बारे में भी। तो मैंने मैंने चलो अब बोला हो गया, अब मतलब अब तो पॉइंट एंड फिगर रेंट को भी होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होगा, ब्रेड भी आ रहा है। अभी तो मतलब वी आर थ्रू, अभी इसके ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं, होली ग्रेल अभी मिल गया है। अभी तो बस पैसे ही पैसा मिलेगा टाइप्स का फीलिंग था। बट फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा। सो उस टाइम मैंने सोचा यार क्या चल क्या रहा है। तो बट ये वाला जो फेज था जब रिलेटिव स्ट्रेंथ से लेके ब्रेड तक का, उसमें थोड़ा बहुत एक रियलाइजेशन आना चालू हो गया था कि देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग एंड इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन। सो आई थिंक वो रियलाइजेशन आ रहा था, मैं उसको अवॉइड कर रहा था, आ रहा था अवॉइड कर रहा था, आ रहा था अवॉइड कर रहा था। तो ऐसे मैंने उसको काफ़ी टाइम अवॉइड किया। कि मुझे पता था कि ये करना ज़रूरी है बट क्या होता है सर, सबको पता है, जैसे मैं भी अभी थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया तो मुझे पता है एक्सरसाइज करना बट करते नहीं है। बट वो क्या आपको उठ के एक दिन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसका। सो ये मेरे साथ हुआ डेकमा में, जब डेकमा अपना 2023 का डेकमा था। तो उसमें विठल सर का एक सेशन था फ्यूचर्स पे। तो वो मंथली कैंडलस्टिक पे उन्होंने हमारा एक उनका सिस्टम बताया था। तो उसका जब Q&A था तो वो Q&A में सबने अपने अपने सवाल पूछे, मेरा भी कुछ क्वेरी था तो मैंने पूछा और सारे सवाल मोर और लेस प्रॉफिट एंड लॉस को लेके थे। तो आपने तब एक बार मुझे याद है आपने वो माइक लिया था कि आपने बोला था ये कि आपको जब जैसे हमें ऑडियंस को आपने बोला था कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि ये स्टॉक जो था जो इन्होंने 100 पे खरीदा था वो 130 हो गया था, 130 से वो 120 आया था। तो वो जो 130 टू 120 वाला जर्नी है उस टाइम पे उनका साइकोलॉजी क्या था। सो ये सवाल आपने पूछा था। आई थिंक मैं सर टेक्मा में आई वाज नॉट देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो मैं खुद मेरी खुद की भी थी और मैं समझता था, मुझे इतना तो पता था स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज करके कुछ होता नहीं लाइक। तो मैं मोस्टली नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था और मैंने सोचा और भी कुछ हो सकता है, कुछ मिल जाए मेरे लिए। सर वो सबसे बड़ा जो वो पॉइंट था वो आई थिंक वो 10 सेकंड्स का आपका बोलना था, वो मेरे लिए लाइफ चेंजर रहा। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने वहाँ पे सोचा यार मतलब सर ने अगर बोला है ना इसमें कुछ रिलेवेंस है। तो और मैंने सोचा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो इसी का है कि प्रॉफिट एंड लॉस, जब लॉस हो रहा है तो हम क्योंकि उसके पहले मुझे याद है एक बार ऑरो फार्मा का मैंने मतलब कोई रीज़न नहीं था, मैंने एग्जिट कर लिया। अच्छा था, 1 लाख प्लस प्रॉफिट था उसमें, बट देयर वाज नो रीज़न टू एग्जिट, बट मैंने कर दिया। उसके बाद वो दैट आई थिंक
और मैंने वो ट्रैक किया तो उसका आई थिंक जो मेरे एंट्री एग्जिट रूल के बेसिस पे उसका 1.8 का पोटेंशियल, विच आई मिस्ड ऑन टू। तो वो रिसेंट सी थी उसमें, प्लस आपका जो स्टेटमेंट था वो मुझे थोड़ा हिट किया। देन आई थॉट कि यार इट इज अभी टाइम, इट इज टाइम कि अभी इसको थोड़ा स्केल अप करना चाहिए। तो सारा फोकस हमें एग्जीक्यूशन पे लाना चाहिए। आपका 2022 में यूमी एंड ट्रेडिंग बुक आया था। यस सो वो आपका लास्ट, मतलब सीक्वेंस में जाओ तो सबसे लास्ट बुक है। यस और मेरे फेवरेट्स भी आपके रिवर्स ऑर्डर्स हैं। तो मेरा सबसे फेवरेट है यूमी एंड ट्रेडिंग, उसके बाद रिलेटेड स्टॉक, फिर पीएनएफ, फिर रेनको। तो वो बुक सर, वो बुक में मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक अगर आप मुझे पूछोगे कौन से बुक ने आपको इन्फ्लुएंस किया, तो आई डेफिनेटली से यूमी एंड ट्रेडिंग। ओके वंडरफुल बुक। नाइस मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ। वो स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि मुझे लगा कि आप और मैं ऐसे ही डिस्कस करें जैसे जनरली आप करते हैं। हाँ तो उसमें सो मेरे टेक अवे जो थे उसमें कि उसमें जो स्ट्रॉन्ग दो टेक अवे है। एक है शैडो पीएनएल, हाँ उसका वो बहुत बड़ा इशू है हाँ। लाइफ में। हाँ सो अगर कोई होली ग्रेल खोज रहा है ना, हाँ तो उसको वो खोजना चाहिए कि शैडो पीएनएल का प्रॉब्लम कैसे अपने आप को ना हो। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे रुकता हूँ। अभी आपने शैडो पेंटर बोला, आप अपने हिसाब से शैडो पेंटर को एक्सप्लेन कर सकते हो? शैडो पीएनएल सर क्या होता है कि अभी जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ट्रेड जब भी लेते हैं तो ट्रेड का जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ उसको स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है। और अगर आपका कुछ पिरामिडिंग का रूल है तो आपको पोजीशंस ऐड करनी है। तो इसमें जहाँ पे शैडो पीएनएल का दिक्कत क्या है सर, वो जब हम देखते हैं तब पता चलता है। अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि मैंने एक ट्रेड लिया है जिसका मैंने ऑप्शन लिया था 20,000 का, वो मैंने रिलीज किया 87,000 रुपीज। यूल से कि अरे वाह बहुत अच्छा सिस्टम, वेरी गुड रिजल्ट। बट अगर मैं उसमें एक कंपोनेंट ऐड कर दूं कि वो जो पोटेंशियल था उसका, जो हाईएस्ट गया था वो प्रॉफिट, वो 1.2 लाख था, तब आप बोलेगे अरे ये तो प्रॉब्लम है। 1,20,000 आया तो 87 ही किया, इसको 1,10 कैसे करे, इसके लिए कुछ ट्विक कर सकते हैं क्या? तो सर, तो जरूरी क्या है सर, मार्केट में ट्रेड्स कुछ भी रह सकते हैं, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बट आपके एंट्री और एग्जिट रूल के बेसिस पे जो रियलाइज हो रहा है वही आपको प्रॉफिट है, और वही आपकी उतना ही आपका हक है। इसके ऊपर वाला आपके हाथ में भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मतलब जो प्रॉफिट या लॉस आपको दिख रहा है, जो बुक नहीं किया है, वो जिसको आप सिर्फ ट्रैक कर रहे हो, वो एक टाइप से हम कह सकते हैं शैडो पीएनएल। हाँ, तो ये शैडो पीएनएल तो है इशू, लेकिन इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने बोला सेकंड और एक टेक अवे था उसमें से, वो क्या था? तो सर सेकंड टेक अवे मेरा था कि जो सब आई थिंक इक्वल टू शैडो पीएनएल प्रॉब्लम है सबके लिए, वो है एनालिस्ट और ट्रेडर का डायलेमा। तो बेसिकली क्या होता है सर, जैसे जर्नी स्टार्ट होती है आपकी, आपको कुछ पता नहीं होता है, फिर आप कुछ सीखते हो, आप उसको बिलीव करते हो कि हाँ ये चलता है, बट यही ये स्टडीज सही है और ऐसे ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। और उसके बाद आपके कुछ बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है। फॉर एग्जांपल गोल्डन क्रॉस हुआ एग्जांपल, तो बहुत बड़ा मूव आएगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आए नहीं आए, राइट, वो तो डिपेंड करता है मार्केट पे। तो जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ तो एक मेरा ईगो होता है उसमें कि मैंने एनालिसिस किया तो वो सही होना चाहिए, और मैंने जो सोचा वहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए। तो इनफैक्ट सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पाठशाला ज्वाइन किया तो पाठशाला में जब हम पूछते थे, आपसे पूछा जाता था आपके कुछ क्वेरीज है, तो कृष्ण कुमार सर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो बोलते थे, उनको पूछा सर इसका क्या होगा, तो हर एक चीज़ का आंसर था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मतलब कभी कभी लगता था यार ये तो इतने नॉलेजेबल आदमी, इनको तो पता होना चाहिए। तो इनको ही नहीं पता है, हमें सिखा रहे हैं। तो वैसा फिर, और
फिर कभी विठल सर को पूछ लिया कि वो थोड़ा नॉर्मल, मतलब के सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, विठल सर क्या करते हो के सर, आप लोग डर जाते हैं। ही इज अमेजिंग गाय, उनसे सीखना चाहिए कैसे डिसिप्लिन रहना यस चाहिए। एब्सोल्युटली। तो विठल सर से कभी थोड़ा विठल सर थोड़ा नॉर्मल है, तो उनसे पूछ लेते थे सर इसका आपको क्या लगता है, उनका भी आंसर सेम ही रहता था, बट थोड़ा पोलाइट में रहता थी, पता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा यार, बोलो इतने सारे लोग हैं, इतना सब उनको पता है, ये सब करते हैं इतने साल से, बट आंसर हमेशा ऐसे क्यों मुझे नहीं पता। एक्चुअली सर वही आंसर है। तो हर एक ट्रेडर में बेसिकली दो पर्सनैलिटीज होती है, एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर। एनालिस्ट का काम है कि उसका ऑर्डर पंच करने के पहले का काम है कि आप रिसर्च कर लो, आप रिस्क एनालिसिस कर लो, आप पोजीशन साइजिंग बता दो, एंट्री प्राइस बता दो, एग्जिट बता दो, और पिरियड के कुछ रूल्स हैं तो आप वो बता दो। और जैसे ही ऑर्डर पंच होता है तो एनालिस्ट का काम खत्म होता है। एनालिस्ट का काम तब चालू होगा जब दूसरा ये ट्रेडर का जो एग्जीक्यूशन है वो ट्रेड का वो कंप्लीट होके जब दूसरा ट्रेड हमें लेना है। बट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्यूचर का पोजीशन है, जैसे मेरा रिस्क है 25,000 रुपीज, वो जनरली सर अब मार्केट मूव ऐसे तो नहीं करता ना कि स्ट्रेट कि आपने लिया सीधा चला गया या सीधा नीचे आ गया, ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा चलेगा, जो भी वोलाटिलिटी और ट्रेंड के बेसिस पे जो मूव होने हैं वो होना है। तो बट उसमें जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सर अभी एक फ्यूचर मान के चलिए लॉन्ग किया है तो वो 100 से 150 पहुंचा। अब उसमें अगर ट्रेंड है स्मूथ है तो वो जर्नी भी बहुत इमोशनली स्मूथ है और एग्जीक्यूशन भी उतना इक्वली स्मूथ हो जाता है। वो भी डिफिकल्ट है पर फिर भी वो थोड़ा रिलेटिवली स्लो, मतलब स्मूथ एग्जीक्यूशन होता है। और दूसरा है कि वोलेटिलिटी के साथ जो ट्रेंड है उसका काफ़ी डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन होता है, इमोशनली वो ट्रेनिंग होता है कि आप 10,000 का पीएनएल देख रहे हो, फिर वो 20,000 माइनस होता है, 24 आया तो लग रहा है अरे कटेगा, लग रहा है मेरा स्टॉप लॉस, फिर वहां से रिवर्स होके वो 30-40 जो भी एग्जिट हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो वो वाले जो ट्रेड्स उस टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं वो उसी टाइप से आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें जब आपके अगेंस्ट जा रहा है पोजीशन तब जाके एनालिस्ट आपको बोलता है कि एनालिस्ट का उस टाइम ईगो हर्ट होता है कि मैंने जो बोला ऐसे मार्केट क्यों नहीं बिहेव कर रहा है। तो वो बोलता है एक काम कर इसको ट्विक कर ले। और ट्विक करने के तरीके क्या है सर कि या तो एग्जिट करो या तो एवरेज करो, विच इज़ रॉन्ग, राइट, क्योंकि वो आपके पहला जो एनालिस्ट ने प्लान सबमिट करा था उसमें ये नहीं था। तो ये जो ट्रिक्स होते हैं इसी की वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। और ट्रेडिंग इज मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। आपको सिस्टम चाहिए, 100% चाहिए। देयर इज नो वे दैट यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट इफ यू डोंट हैव एनी सिस्टम। आपको सिस्टम चाहिए, आपको एंट्री एग्जिट पिरामिडिंग के रूल्स, अगर आपको एवरेजिंग भी करना है तो उसका भी रूल होना चाहिए। जो भी कर रहे हो आपका उसका रूल डेफिनेटली चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो तो ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज नॉट योर कप ऑफ टी एंड यू शुड अवॉइड। मतलब अगर आपका एग्जीक्यूशन पे फोकस नहीं है, ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, और वो एग्जीक्यूशन पे फोकस के लिए आपका सब क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए, ये आप कह रहे हो। यस और सर इसमें सो ये दो टेक अवे जो थे मेरे, तो उसके बाद मैंने डिसाइडेड कि आई विल डू 51 ट्रेड्स इन फ्यूचर ऑफ फ्यूचर के ट्रेड्स करूंगा मैं 51। और उसमें मैं बिल्कुल ही डेविएशन नहीं लूंगा। मैं एंट्री लूंगा एज पर प्लान, एग्जिट लूंगा एज पर प्लान। आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। अच्छा, क्योंकि सर थोड़ा बहुत आपको जब टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपको दिखता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मेरा रिवर्स हो सकता है, और वो कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। तो वो अपने बायसेस ब्रेक होते हैं सब। मार्केट आपके बायसेस ब्रेक करने के लिए होते हैं, तो मार्केट तो आपके बायसेस ब्रेक करेगा। तो वो जो 51 ट्रेड्स थे सर, दैट इज आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन ट्रेडिंग। तो वो जो 51 ट्रेड्स का मेरा एग्जीक्यूशन था, उसके बाद आई थिंक 80-90% ऑफ माय डाउट्स अबाउट मार्केट्स हैव गॉन। वंडरफुल। इसमें एक मेरा लर्निंग था, फॉर एग्जांपल सर, जैसे और बाकी आई थिंक सब लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई भी पूछता है कि क्या करते हो, कैसे करते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कुछ भी करो, आपका जो भी सिस्टम है
उसमें लेकिन आप 51 ट्रेड्स डेफिनेटली करो। मतलब आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको लेके एटलीस्ट 51 ट्रेड्स आप करो यस विदाउट डेविएटिंग, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। आप उसको बस टू द टी फॉलो करो और 51 ट्रेड्स करो। यस दैट्स व्हाट यू सेइंग। यस उसमें मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आप एंड में, अब पीएनएल का तो अटैचमेंट बहुत है सर, तो लोग बोलते 51 ट्रेड्स के बाद मेरा प्रॉफिट लॉस होगा तो क्या। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप समझो कि आपको इंटर्नशिप के पैसे मिल रहे हैं। हाँ। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप समझो कि आपने मार्केट को फी पे की है एक प्रोसेस समझने के लिए। अगर आप ये अप्रोच से जाओगे तो आपको वो करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ड्यूरिंग दोस 51 ट्रेड्स के आपने जर्नल वगैरह मेंटेन किया? यस सो मैं जर्नल बिल्कुल ही यूज़ नहीं करता था, हाँ। बट आई थिंक जर्नल ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बहुत सारे ऑप्शन है सर, आजकल ऑनलाइन भी जर्नल्स है, अपना डिफाइनेज में भी है, प्लस ऑफलाइन भी है, या सिंपल आप कागज एक्सेल शीट में या कागज पे भी लिख लो, क्योंकि लिख के सर इट इज़ लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग टू योरसेल्फ कि आपने सही किया गलत किया। इस जर्नल के पॉइंट पे एक बार वापस आएंगे, है ना। उसके पहले देखिए, पहली बात तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो आपका ये 3-4 साल का जो पूरा जर्नी रहा है, उसमें शायद ये जो चीज़ों से बहुत सारे लोग ऐसे ही गुजरते हैं, वन और द अदर वे, ऐसे एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं। लेकिन आपका जो एक अलग चीज़ रहा है ना कि एवरी टाइम आपने कुछ और सीखने की कोशिश की है। मतलब आपने एक, मैं जो मुझे समझ में आपका बिगनर्स लग बहुत जगह रहा है कि शुरू में आपने बहुत अच्छा वो सिस्टम आपके फेवर में आया जो भी आपने सीखा। बाद में प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के बाद आपने उसको छोड़ा नहीं है, आप कुछ सीखते गए, कुछ और करते गए, ये सीखते हैं वो सीखते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हर एक को आपसे ये एक सीखने की ज़रूरत है, कीप लर्निंग। उससे कहीं ना कहीं फिर आपको कहीं कोई एक रास्ता मिलेगा आपको। बिकॉज ये ट्रेडिंग पूरी ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि कोई एक चीज़ जो सबको सूट करती है ऐसा नहीं होता। हर एक को एक अपना हर एक का इंडिविजुअल जर्नी भी होता है, जिसमें कुछ लोग आते हैं जहाँ से आपको सपोर्ट होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे होते हैं, एंड देन यू लर्न। तो वो आपका जो लर्निंग वाला है, दैट इज अ इनक्रेडिबल थिंग। और मुझे लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप आज इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूशन वाली चीज़ों पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उसके पहले अब आप जो आज की दिन में जो स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, या कोई एक कर रहे हो, या कैसे कैसे काम कर रहे हो जी? तो सर पहले तो मैं एक ही स्ट्रैटेजी करता था, ओके। बट जैसे मुझे समझ में आया कि मार्केट फेजेस क्या होती है, लाइक जैसे 3 फेजेस है, आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड है। तो अगर आप इक्विटी में, तो आपके लिए तो ऑप्शन है नहीं, आप एक ही कर सकते हो जहाँ पे आपका लॉन्ग ओनली आप रुचि रखना पड़ता है, बिकॉज आप इक्विटी कर रहे हो। डेरिवेटिव्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर सकते हो, या साइडवेज स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा मुझे टाइम लगा समझने में कि मल्टीपल सिस्टम्स होने चाहिए। तो मेरे मल्टीपल सिस्टम्स है, जिसमें मैं, एक मेरा इन्वेस्टमेंट का है जिसमें मैं इक्विटी करता हूँ लॉन्ग टर्म में। ओके। इसमें मेरे खुद के तो मैं बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ 3% पे। हाँ। और उसमें मेरे पिरामिड के रूल्स हैं। ओके। और उसके बाद मेरा फ्यूचर्स में करता हूँ। तो उसमें तो मैंने काफ़ी, जैसे मैंने 51 ट्रेड्स वही से स्टार्ट किए थे। तो अभी मैंने जैसे हमारा डी अल्फा 30 का ग्रुप है, उस पर कुछ बैक टेस्ट करके कुछ पैटर्न से मैं अभी उनको अभी रिसेंटली मैंने बैक टेस्टिंग स्टार्ट किया है। तो बैक टेस्टिंग एक चीज़ थी जो मैं अवॉइड करता था, बट अभी मैंने रिसेंटली उसको भी स्टार्ट किया। तो उसके बेसिस पे मैं अभी फ्यूचर करता हूँ, और ऑप्शंस पे मेरा अभी शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे वाला जो राजू सर एपी सर ने डेक्मा में दिखाया था, वो सिस्टम बहुत अच्छा है, बट मैंने अपने कुछ ट्रिक्स किए। तो बेसिकली आप 3 ट्रेडिंग सिस्टम करते हो। यस। एक बाय एंड होल्ड करते हो कैश में, पोजिशनल स्टॉक्स में। यस। दूसरा कैरी फॉर, मतलब पोजिशनल फ्यूचर्स में करते हो, उसमें लॉन्ग शॉर्ट यस दोनों, है ना। और तीसरा आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग, राइट, इंट्राडे। तो हम कोई एक उसमें से सिस्टम आज डिस्कस करें, तो थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ हम एग्जांपल्स और बाकी एग्जीक्यूशन रिलेटेड भी डिस्कशन करें। श्योर सर। सो एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बैक टेस्टिंग को लेके। ओके। सो सर, बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद
हम कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बहुत लोग तो बैक टेस्टिंग नहीं करते, मैं भी नहीं करता था, अभी 1 महीने से ही मैं कर रहा हूँ। तो बट बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि आपके ट्रेड जो कंप्लीट हुए वो रहता है, उसके रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर बैक टेस्टिंग में आप देख रहे हो कि वो रिजल्ट्स पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि आप ट्रेड कंप्लीट नहीं कर रहे। तो ट्रेड कंप्लीशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो हमेशा करना चाहिए। तो ट्रेड कंप्लीशन मतलब आपके रूल फॉलो करके एग्जिट करना, यही कह रहे हो ना आप? जी, एग्जिट हो गया या पिरामिडिंग हो गया। हाँ, जैसे कुछ बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगा स्टॉक्स वगैरह जो मेरे पास है, उसमें मैं कभी सोचता नहीं कि हाँ यार मैंने ये यहाँ पे लिया था तो अभी मैं कैसे उसको इतने हाई पे कैसे लूँ, बट उसमें मेरा 3-4 पिरामिडिंग हो चुका है, तो मैं उसमें रूल ब्रेक नहीं करता हूँ, जो है उसके बेसिस पे करता हूँ। उसको थोड़ा और समझेंगे, बट अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि आप अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो जो बैक टेस्टिंग में आप देख रहे हो वो एक्चुअली मटेरियलाइज होगा। यस, नहीं तो वो बैक टेस्टिंग वो सब पेपर पे ही अच्छा रहेगा, एग्जीक्यूशन में कुछ दूसरा ही गड़बड़ हो जाएगा। इवन सर मेरा फेलो ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन भी होता है, हाँ, तो वो बोलते हैं कि बैक टेस्टिंग में ना ह्यूमन इमोशन, तो मैं इनफैक्ट ये कल ही मुझे एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि बैक टेस्टिंग में क्या है ह्यूमन इमोशंस, तो मैंने बोला ह्यूमन इमोशंस हमें कम करने चाहिए, बैक टेस्टिंग तो सही है ना, तो हमें थोड़ा इमोशन कम करने हैं, तो बैक टेस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। तो उस टाइप का है सर। इवन जो रिस्क रिवॉर्ड है, कभी उस पर बाद में बात करेंगे, तो क्योंकि एक लोग जनरली क्या देखते हैं कि मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ऐसे सिर्फ पे ऑफ चार्ट से नहीं होता सर, वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है सिस्टम, उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स का प्रॉफिट कितना है, उसमें एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स का लॉस कितना है, उस पर आपका आरओआई डिपेंड करता है। ये जो आपको पे ऑफ चार्ट में दिख रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड का है, आपके सिस्टम का नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सक्सेस रेशो और इस पे एक वीडियो करी है जिसमें आपने एक्सप्लेन करा है कि कोई सिस्टम होता है जहाँ पे सक्सेस रेशो बहुत हाई होता है बट उसका आरआर कम होता है, और कहीं पे आरआर बहुत ज़्यादा है तो उसका सक्सेस रेशो कम होता है। तो जैसे मैंने सर 51 ट्रेड्स किए थे, अब उसमें मान के चलिए मेरा 60% लूजिंग ट्रेड्स, तो वो हो गया 30। अब 30 का क्या है सर, और प्रैक्टिकली मेरे साथ वो हुआ है, मैंने 30 ट्रेड्स जो लूजिंग है वो बता के नहीं आते, सही बात, वो कभी भी आ सकते। करेक्ट। जैसे अभी आरसीबी लास्ट के 6 मैच जीत के क्वालिफाई कर ली थी, उनको भी नहीं पता था, राइट। राजस्थान रॉयल्स जो पहले टॉप पे थी उसके लाइन से 5-6 मैचेस उन्होंने लूज करे। ट्रेडिंग भी सेम है सर, इसमें आपको बता के नहीं आएंगे ट्रेड, आपका काम है आप प्रोसेस फॉलो करो, उसके बाद जो रिजल्ट्स आने हैं वो डेफिनेटली आपको अच्छे ही मिलने वाले, तो वो प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है, और वो सीक्वेंस पे ध्यान नहीं होना चाहिए। मेरे खुद के 9 लूजिंग ट्रेड्स थे, तो मैं उसको LW ऐसे लिखता था, तो लाइन से L भी थे, फिर W भी आए, तो ये सब होता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं है। तो वो ट्रेडर जब एनालिस्ट का काम है एनालिस्ट काम करे, ट्रेडर का काम है, तो ट्रेडर को बोलना चाहिए एनालिस्ट आप बाजू में बैठे, जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँ, वो भी कर लेंगे तो सर ट्रेडिंग फिर ईजी हो जाएगा। मुझे याद है आपने वो LW वाला एक मुझे भेजा था, और जब आपके 8 से या 10 कुछ L थे लूजिंग ट्रेड से लाइन से, राइट, तो मैंने आपको बोला था कांग्रेचुलेशन, करेक्ट है ना, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस। यस। तो इसके ऊपर देखिए, ये कुछ चीजें होती है जो बोलना, समझना, डिस्कस करना कभी कभी थोड़ा आसान भी है, इसको एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा बात करते हैं आपका जो ऑप्शन सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी है, अगर पहले थोड़ा सा वो क्या स्ट्रेटेजी आप कैसे करते हो, क्या रूल्स हैं, वो अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। श्योर। सो मैं एक बार आपको मेरे सिस्टम पे ही दिखा देता हूँ। इनफैक्ट आज 23 मई है जी, आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई भी मारा है तो मेरा आज का ही ट्रेड में बता देता हूँ। अच्छा, सो ये यहाँ पे मैंने TOI के चार्ट्स लिए हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के TOI के चार्ट्स है। TOI तो अगर जिनको नहीं पता, ये TOI टोटल ओपन इंटरेस्ट का एक क्यूमुलेटिव एक टूल है जिसमें वो ट्रेंड दिखाता है। इफ इट इज राइजिंग तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है, इफ इट इज फॉलिंग तो इसका मतलब बेरिश ट्रेंड है। तो ये आपने रेंको लगाया TOI चार्ट, रेंको लगाया, उसमें थोड़ा क्लैरिटी अच्छा मिल जाता है, ठीक है, तो विजिबिलिटी। तो ये आपका फर्स्ट चार्ट वो है ना? हाँ, ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी का फर्स्ट चार्ट है। 9:30 बजे मैं इसको प्लॉट इसको आप बड़ा करेंगे थोड़ा, कोई भी बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी।
या हाँ, बैंक ये तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे सर तो सुबह से ही कम्प्लीटली बुलिश था। ठीक है। बुलिश आप इसको कैसे बुलिश कह रहे हो? तो जैसे डॉनशिन चैनल में ये मिड लाइन है, इसके ऊपर अगर है ओके, तो वो बुलिश है, तो बुलिश है। इसके नीचे ओके, है तो बेरिश। तो ये टीओआई इधर बुलिश हो गया आपका। यस। ठीक है। तो मैं जब मेरे लिए टीओआई बता रहा है कि आज मार्केट बुलिश दिख रहा है तो ओके। आई विल ओनली शॉर्ट पुट्स। अच्छा, तो आप बुलिश अगर है, अगर बैंक निफ्टी अभी बुलिश है तो आप सिर्फ शॉर्ट पुट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेक्ट, यस। ठीक। सेम में यहाँ निफ्टी है। सेम है निफ्टी। ओके। तो जैसे फिर मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं ऑप्शंस प्लॉट कर देता हूँ सुबह। ठीक है। तो मैं सुबह का बता देता हूँ आपको। अच्छा, एक सर सिर्फ एक चीज, वो बैंक निफ्टी में आपने ब्रीक वैल्यू कौन सा लिया है? सो हाँ, या टीओआई सो बैंक निफ्टी में मैंने लिया है 0.2 का, क्योंकि 0.2। ठीक है। ये अभी वीक की एक्सपायरी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम 0.2। हाँ, 0.2 0.25 चलता है। ओके, ओके। तो वो थोड़ा 0.25 पे क्लटर्ड आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ठीक अपने है, हिसाब से 0.2 एडजस्ट कर लिया। ठीक है। निफ्टी इसमें निफ्टी जैसे आज एक्सपायरी है तो मैं 1% कर देता हूँ। 1 मिनट 1%। 1%, टीओआई। क्योंकि आज एक्सपायरी है। और अगर एक्सपायरी नहीं रहेगा तो? तो 0.5 0.25 विच एवर इज ठीक विजिबली गुड अच्छा। चार्ट। तो आप उसमें फिर 2-3 ब्रीक वैल्यूज में देखते हो कि कहाँ आपको यस। तो वहाँ कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, मतलब पहले ये दिख रहा था अभी ये दिख रहा हूँ? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता सर। मुझे क्या है कि चार्ट क्लियर चाहिए। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, वो ब्रिक साइज 0.5 बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यही दिखा देता हूँ। हम्म, अभी यहाँ पे वो डॉनशिन चैनल मेरा प्लॉट ही नहीं हो रहा है, हम्म, तो इसलिए मैंने उसको 0.2 कर दिया। या अभी मैं 0.25 भी करूँगा तो आ ठीक है, जाएगा। सुबह 0.2 करना पड़ा। ठीक गॉट इट। तो ठीक, मेरे लिए सर टीओआई क्या है, सिंपल है कि डायरेक्शन है। समझ गया। ठीक मेरे लिए बस उतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक अब उसके बाद मैंने एट दी मनी जो पुट है, जी। जो अभी बैंक निफ्टी का मैंने एट दी मनी पुट डाला था, जी। क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी आज नहीं है, हाँ, तो इसको 3% पे मैंने किया है। और जो निफ्टी है जिसका एक्सपायरी आज है, उसको 5% किया है। तो अगर आज एक्सपायरी है तो 5% ब्रीक वैल्यू, हाँ। नहीं तो 3% ब्रीक वैल्यू। Yes. ठीक। यस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में करेक्ट। टाइम फ्रेम 1 मिनट। नहीं, मैं इस पे सर, जैसे मेरा डेस्कटॉप है तो मैं इसको टिक चार्ट यूज़ करता हूँ। ओके। सो टिक ये चार्ट्स पे कर एक वेरिएशन है जो एपी सर और हम्म। राजू सर के स्ट्रैटेजी में है। वो 1 मिनट पे था, आपने वो टिक 1 पे कर, मिनट आप टिक पे इसको मैं प्लॉट टिक कर पे रहे करता हूँ। हो। तो ओके। टिक में सर इन्फॉर्मेशन सही आ जाती है। हाँ, मतलब वो 1 मिनट का भी वेट नहीं करना है। करेक्ट। प्लस मुझे वो दिक्कत नहीं है कि मुझे री एंट्री करनी है, तो मैं कर लेता हूँ। फॉर ठीक है। एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस गया और नेक्स्ट टाइम अगर उसी ट्रेड में अपॉर्चुनिटी आ रही तो मैं वापस री एंटर करता हूँ। तो क्योंकि सर 1 मिनट में फिर वेट करो, क्योंकि सर मेरा सारा सिस्टम में स्टॉप लॉस रहता है, वो तो टिक पे ही जाता है ना बेसिकली। आप सिस्टम में डालोगे तो टिक पे जाएगा, वो तो 1 मिनट का वेट नहीं करेगा। ठीक तो मैं उसके टेक चार्ट अपने डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। एक कोई चार्ट जस्ट बड़ा कर दीजिए आप जी, जो ये आप- थोड़ा आज वो 0 पे चला गया तो हाँ, तो हो गया है सर, बट मैं आपको maybe you दिखा can रहा just take it back. हूँ। हाँ यार, ठीक है सर। ओके। तो अब ये जैसे मैं बता देता इसमें हूँ, आपने ये कौन सा ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है? ये मैंने सुपर ट्रेंड लगाया है। सुपर ट्रेंड। तो बेसिकली मस्त करते हैं, मुझे सुपर ट्रेंड पे काफ़ी कंफर्ट है। ठीक। रेनको पे तो मैं सुपर ट्रेंड ही यूज़ करता हूँ, और बेसिकली मस्त में भी एज स्टॉप लॉस तो हम सुपर ट्रेंड ही यूज़ करते हैं। तो मैं तो ये कौन से पीरियड का सुपर ट्रेंड है? ये 40 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है जी। 40-10। यस। ठीक है। मैं सर ज़्यादा इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करता, मैं एग्जीक्यूशन पे बहुत फोकस करता हूँ। नहीं, ठीक है, बट ये आपका स्ट्रेटेजी है। Yes. तो अभी इसमें आप कैसे इंट्राडे ट्रेड स्ट्रेटेजी है? जी। तो 9:15 से आप स्टार्ट करते हो चार्ट? सो मैं चार्ट 9:15 से करता हूँ, बट मैं ट्रेड 9:30 के बाद ही करता हूँ। 9:30 के बाद ही ट्रेड। तो 15 मिनट्स में देखता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आप मुझे जस्ट ब्रीफली ऐसे बताओ, स्टार्टिंग से आप क्या करते हो? पहले आप क्या देखते हो? सो TOI देखते हो सबसे पहले मैं टीओआई का चार्ट प्लॉट कर ठीक देता है। हूँ। उसके बाद जो एट दी मनी टीओआई है, ठीक है। अगर वो 15 मिनट के बाद चेंज होता है तो मैं उसको स्ट्राइक भी चेंज कर देता हूँ, तो मैं अच्छा। टीओआई भी चेंज कर दूँ। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन 150 पॉइंट का मूव आ गया, हम्म। तो मैं फिर एटीएम पे वापस से टीओआई चार्ट प्लॉट कर देता हूँ। ठीक। उसके बाद मैं एट दी मनी कॉल पुट कर देता हूँ, ठीक है। और जब एक्सपायरी, जिस दिन जो एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, उसका मैं फर्स्ट एटीएम लेता हूँ। ओके। तो जैसे आज आई थिंक 800 के आसपास चल रहा था, 22,800 के आसपास ओपन हुआ था, तो मैंने 22,700 का
22,800 का कॉल हाँ और 22,800 का पुट, राइट ये आपने लगा दिया। 22,700 का लगाए थे। मुझे थोड़े सर ये नंबर याद नहीं रहते क्या थे, तो सुबह मैंने देखा था ठीक है, तो कोई बात 22,700 आई थिंक 22,600 था। ठीक है, हाँ दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। 22,600 के आसपास था, तो मैंने 22,700 का एटीएम लगा दिया था। तो मैं अगर स्टार्टिंग से आपका प्रोसेस डिफाइन करूं तो पहले आप मॉर्निंग में टीओआई का ट्रेंड देखने के बाद निफ्टी का, क्योंकि आज एक्सपायरी था, 5% का 5% ब्रीक वैल्यू का एट द मनी का कॉल और पुट लगाओ। इसमें सर सिंस एक्सपायरी है तो मैं फर्स्ट इन दी मनी लेता हूँ। अच्छा, एक्सपायरी है तो फर्स्ट इन द मनी ले, यस अदरवाइज एट द मनी ले, एट दी। मतलब थोड़ा सा आप नीचे इन द मनी जा रहे हो क्योंकि एक्सपायरी है। प्लस सर प्रीमियम भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज मैं जब अगर मैं एटीएम कर रहा हूँ तो निफ्टी में लगभग 50-60 रुपए का प्रीमियम होता है, और वही मैं इंदी मनी करता हूँ फर्स्ट इंदी मनी, तो वो लगभग 130-40-50 के आसपास होता है, और उसका ब्रेकआउट जनरली 110-120 रुपए के आसपास होता है। तो मुझे पर लॉट मान के चलिए 2,500 से 3,000 रुपये प्रीमियम आता है। और मेरा होता है कि मैं दिन में एटलीस्ट जो एक्सपायरी है उसका 30,000 to 40,000 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट करूँ, और जो दूसरा एट दी मनी है उसका मैं देखता हूँ कि 15,000 से 20,000 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट करूँ। उसके बेसिस पे मेरा लॉट साइज कितना पोजीशन लेना है मैं वैसे डिसाइड करता हूँ। अच्छा, तो आप पहले तो आपने एक्सपायरी है इसलिए एक इन द मनी आपने लिया, अदरवाइज आप एट द मनी करते Right. राइट। अब उसने आप ये चार्ट आपने टिक पे प्लॉट करके 5% का उस पे सुपर ट्रेंड लगाया इंडिकेशन। अब आपका शॉर्ट सेल का क्राइटेरिया क्या है, कब पहले आप एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड? तो जैसे सर मैं सुबह जो भी मूवमेंट होता है पहले 15 मिनट्स में, हाँ, उसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल रहता है, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि फॉलो थ्रू आ जाए। फॉर एग्जांपल आज ये सुबह का जो चार्ट था, तो यहाँ पे ये लगभग मेरा यहाँ पे और भी से पीछे जाना पड़ेगा, तो ये सुबह का मोमेंट था। आप देखोगे इसका टाइम भी, जैसे ये यहाँ पे टाइम कितना दिख रहा है, 9:15। हाँ। तो ये इसके बाद मैंने ये जो था ये ब्रिक जो आपको दिख रहा है, हाँ, इसका अगर आप कंटिन्यूएशन देखोगे, तो एक मिनट, तो हाँ इसका कंटिन्यूएशन आप देख लीजिए, 103 दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पे 98 के आसपास इसको शॉर्ट किया था ये 9:30 के बाद जब, तो ये हाँ। ब्रेकआउट था यस और ये उसका फॉलो थ्रू है। यस, ये ब्रेकआउट था, उसके बाद ये फॉलो थ्रू था, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, तो मैं इसको एक जैसे निफ्टी है तो 6-7 रुपए का आउट ऑफ द मनी बाय कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद मैं सेल करता हूँ, तो मार्जिन बेनिफिट में। मार्जिन बेनिफिट। अच्छा, ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट, हाँ। मतलब आप उसको ब्रेकआउट किसको बोलते हैं? मतलब रेंको चार्ट पे पहले ब्रेक के नीचे चला जाए वो बेरिश ब्रेकआउट, यस इस मतलब आपका बेरिश ब्रेकआउट, बेरिश स्विंग ब्रेकआउट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे आए, वहां उसके बाद उसका जो फॉलो थ्रू आए, करेक्ट, वहां पे आप पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करें। करेक्ट। तो ये आपने जो फॉलो थ्रू का बोला, अब आप ट्रेड करते टाइम कैसे करते हो? मतलब एक बेरिश ब्रेकआउट आया, उसके बाद फॉलो थ्रू पे आप ट्रेड लेने वाले हो, तो आप पहले से ट्रेड प्लेस करके रखते हो? यस अच्छा, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल 100 पे बेरिश ब्रेकआउट आया, 100 के लेवल पे, फिर वो थोड़ा ऊपर गया, यस अब अगर वापस 100 के नीचे जाएगा, एक ब्रिक नीचे, तो बेरिश फॉलो थ्रू ब्रेकआउट आ जाएगा। Yes. तो एक ब्रिक नीचे है मान लो 99 रुपीज, तो आप 99 का सेल ऑर्डर डाल के रख लेते हो सिस्टम में, लिमिट ऑर्डर। तो मैं इसमें क्या करता हूँ सर, पहले तो मैं जैसे आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय कर लूँगा, जैसे आज का केस था, तो जितना मेरा आज का लॉट जितना मेरा पोजीशन साइज है मैं उतना इक्वल पोजीशन साइज में आउट ऑफ द मनी बाय करके रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो मैं इमीडिएटली कर लेता वो हूँ। सुबह आप पहले ही कर लेते हो? सुबह मतलब ब्रेकआउट के आसपास कर लेते हो, जहाँ आपको लगता है कि ट्रेड हाँ, होगा। जैसे अभी मान के चलिए वो सुबह का जैसे 100 के आसपास आया, फिर 110 गया, तो वो जैसे 110 से 105 के आसपास आया, तो मैंने वो बाय कर लिया, जो भी 4-5 रुपए टाइप्स था उसका प्रीमियम, वो मैंने बाय करके रख लिया। और उसके बाद ये जो मुझे सेल करना है वो मैं सेल का ऑर्डर पहले ही डाल के रखता हूँ। तो आपके सामने कॉल का चार्ट भी ओपन होता है, पुट का चार्ट भी ओपन होता है सुबह, करेक्ट, और एक्सपायरी है तो वन इन द मनी। ये वन इन द मनी मतलब मान लो अभी निफ्टी 22,800 है फॉर एग्जांपल, तो 22,700 का स्ट्राइक प्राइस का, दैट इज एक्सपायरी के दिन आप वो 22,700 का स्ट्राइक प्राइस का ओपन करोगे कॉल के लिए, और 22,900 का पुट के लिए। करेक्ट, यस। और अगर अदरवाइज 22,800 का कॉल और पुट ओपन, यस, ठीक बात। अब इसको आपने ओपन कर लिया, आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया, बेरिश फॉलो थ्रू पे आप
दोनों जगह ऑर्डर डाल दो कि मान लो अगर दोनों जगह ट्रेड है, वैसे Yes, तो yes. नॉर्मली होता नहीं, बट कभी कभी होता है दोनों जगह ट्रेड्स आ रहे हैं। यस यस होता है, बहुत हाँ। बार होता है। ओके। इनफैक्ट सर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बहुत बार ट्रेड साथ में ही आते हैं, अच्छा। तो उसमें कर लेते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ट्रेड डालने के पहले मुंह आ गया, हाँ। तो तो उसके बाद में थोड़ा एक ब्रिक रिवर्सल का वेट करता हूँ और फिर उसके फॉलो थ्रू पे लेता हूँ। अच्छा। अब उसमें थोड़ा सा ये होता है कि चलो 150 के प्रीमियम पे मुझे सेल करना था, हो सकता है वो 120 पे प्रीमियम पे करे, बट अच्छा, वो डालते डालते ही नीचे आ गया तो कभी कभी वो प्राइस मिस हो जाता है, तो फिर आप उसमें नेक्स्ट ब्रिक रिवर्सल पे कर लेते हो। जी, वो प्रैक्टिकल हाँ। ट्रेडिंग में थोड़े बहुत इशू आते हैं, बट वो ट्रेड करना ज़रूरी है। ठीक। और जो मेरा रूल है कि कम से कम मिनिमम एक ब्रिक का रिवर्सल हो और उसका फॉलो थ्रू मैं ट्रेड करूँ, वो रूल भी मैं नीचे भी फॉलो करूंगा। वो 150 पे नहीं हुआ, 120 पे हो तो 120 पे करूंगा, बट वो मैं करूंगा। मतलब नीचे ही चला गया, फिर थोड़ा ऊपर आए, फिर एक ब्रिक जब रिवर्स आए तब आप ट्रेड डाल। नहीं तो उसका जो नीचे स्विंग ब्रेकआउट दिया उसने, फॉर एग्जांपल 150 से 120 गया, 120 से 140 आया, तो वापस जब 120 से कंटिन्यूएशन फॉर एग्जांपल 115 आया, तो मैं 115 का ऑर्डर डाला। अच्छा, मतलब नेक्स्ट फॉलो थ्रू। यस, फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक आपका मिस हो गया तो आप वापस वो लो ब्रेक करने का राह देखोगे और वहां पे ऑर्डर डाल। यस यस तो ये हो गया आपका एंट्री कंडीशन। यस। आप एग्जिट के लिए स्टॉप लॉस क्या रखते हो? सिंपल है सर, सुपर ट्रेंड बस, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का स्टॉप लॉस। और कुछ नहीं करना। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर अगर पहला ब्रिक भी गया है, मतलब आपने शॉर्ट किया है यस और एक बुलिश ब्रिक उसके ऊपर एक भी आया तो आप एग्जिट कर दो। सर, कभी कभी तो ब्रिक उसके ऊपर भी नहीं जाता, बट मैं जो सुपर ट्रेंड का वैल्यू यहाँ दिख रहा है मैं वही डालता हूँ। तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो सिस्टम में? बिना स्टॉप लॉस सर, जब से मैंने पाठशाला की है तब से एक भी ट्रेड आज तक ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने स्टॉप लॉस लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये स्टॉप लॉस जो है, मान लो आपका ये इंडिकेटर, तो जैसे प्राइस नीचे आता है वो इंडिकेटर भी वैल्यू भी नीचे आता है, तो आप मॉडिफाई करते रहते हो उसको? यस, मॉडिफाई करना पड़ता है सर, दैट इज जी। मतलब इंट्राडे में आप वो ट्रेड स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते रह रहे वो सर ट्रेडर का काम है, तो एज ए क्योंकि मैंने ट्रेड ले लिया, तो मेरा एनालिस्ट अभी बाजू में है और मैं एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रेडर अभी इसमें मैं पिरामिडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं फर्स्ट लॉट में ही सारा लेता हूँ। इंट्राडे में ज़्यादा पिरामिडिंग मुझे सेंसिबल नहीं लगता, मैं इक्विटीज़ वगैरह में बहुत करता हूँ, बट इसमें मैं नहीं करता हूँ। मैं हो सकता है जिस दिन मोमेंटम है तो मैं दूसरे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर लूँगा बाद में, जैसे आज मैंने किया। इनफैक्ट मैंने आज 2700, 2900 और 23,000 तीनों पुट शॉर्ट किए थे। क्यों? अच्छा, मैं आता हूँ उसके ऊपर भी। आपने 3 क्यों किए? पहली बात, अभी मान ले इंडिकेटर है, इसका वैल्यू है यहाँ पे जी कितना है, ये क्या दिखा रहा है, ये 115। तो आप 115 का ऑर्डर डालोगे या उसके ऊपर कुछ और बफर रखोगे? 116। ठीक है, थोड़ा बफर रख के वहाँ वैसे आप ऑर्डर डालोगे। इसमें सर मुझे दिक्कत ये नहीं होती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जनरली कि अगर मेरा व्यू गलत गया तो वापस में दूसरे ट्रेड नहीं कर सकता, या मुझे री एंट्री का प्रॉब्लम है। अब ऐसा भी बहुत बार होता है कि मैंने 150 पे शॉर्ट किया, 80 पे मेरा एग्जिट आया, अब 80 के बाद वो 60 या 60 रुपीज़ पे भी वो री एंट्री देता है, मैं 60 पे भी ऑर्डर डाल देता हूँ। तो मैं कभी भी उसको री एंट्री मानता नहीं हूँ। पहली बार वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड है और मैं उसको इंडिपेंडेंटली ट्रेड करता हूँ, तो वो मेरे लिए दिक्कत नहीं है। तो वो रूल मैं इतने ट्विक नहीं करता कि चलो 1 ब्रिक करूँ या 2 ब्रिक करूँ, बियॉन्ड अ पॉइंट सर उसका एंड नहीं है। तो जो कंफर्टेबली एग्जीक्यूट कर सकते मैं उतना ही करता हूँ। तो अभी आपने सुबह ये एक बार ये चार्ट लगा दिया जी, तो आप दिन भर इसी चार्ट को ट्रेड करोगे तो या मतलब कॉल और पुट या स्ट्राइक प्राइस? आपने अभी बोला कि आपने और 2 स्ट्राइक प्राइस, वो कैसे, क्या रूल्स है उसके लिए? उसके रूल्स क्या है सर कि ये जैसे मैंने ये 98 रुपीज़ पे शॉर्ट किया था, हाँ, तो ये जब 4-5 रुपए होता है तो जनरली 4-5 रुपए के आसपास एग्जिट आ जाता है। हाँ, तो उस टाइम पे जब ये जैसे ये 60% इसका डीके हो गया, तो मैं एक स्ट्राइक ऊपर या नीचे का कॉल या पुट का चार्ट लगा लेता हूँ। नहीं, एक एग्जांपल दीजिए। जैसे आज का था 2700 का, हाँ, मैंने 98 पे शॉर्ट किया, वो फिर 30-35 रुपए हो गया। हाँ, तो मैंने फिर यहाँ पे अभी तो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 22,900 का पुट भी डाला था। इन द मनी? हाँ, वो तब था, तब इन द मनी? तब इन द मनी था। हाँ, तो मैंने उसका भी वो भी 1 इन द मनी? यस, 1 इन द मनी। तो
वो मैंने ट्रेड किया, हम्म, तो वो मेरा कुछ आई थिंक 60 के आसपास, नहीं सॉरी 80 के आसपास कुछ हम्म। एंट्री था, 50 पे निकल गया। अच्छा, अभी आप जो पहला 35 पे निकले फॉर एग्जांपल। 35 पे नहीं निकला, हाँ, पहला तो मेरा 5 रुपए पे निकल गया, सो 98 से 4-5 उसके रुपए बाद का। आपने यस, स्ट्राइक शिफ्ट किया, वो यस, 5 रुपए पे आप 5 रुपए पे क्यों निकले? क्योंकि मेरा एग्जिट वो आया एग्जिट वहाँ आ पे, गया। सुपर तो ट्रेंड का तो एग्जिट। उसके बाद अभी वापस आप वन इन द मनी स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट कर दिया। करेक्ट, क्योंकि सर मेरा क्या हो गया, एक तो समझ मेरा गए। प्रॉफिट भी अच्छा बुक हो गया, हाँ, प्लस मेरा कैपिटल भी फ्री है। तो उस टाइम वो 5 रुपीज हो गया, और वो दूसरा जो था वो वो 0, वो तो हेज वाला बोल रहे हैं या बैंक निफ्टी को? नहीं नहीं है, दूसरा जो अभी आपने वन इन द मनी वाला एंटर किया, हाँ, 22,900 का, यस। वो उस टाइम 60 रुपीज कुछ था। हाँ, तो आई थिंक 70 के आसपास था वो, 70 का आई थिंक मेरा 40 या 50 के बीच में कुछ एग्जिट है। हम्म, उसके बाद मैंने फिर ये अभी ये 3 बजे के बाद मैंने 23,000 का भी लगाया था, हम्म, क्योंकि मार्केट उस टाइप का ट्रेंड दिखा रहा था, प्लस इसने ऑलरेडी काफ़ी स्विंग ब्रेकआउट दे दिए थे। हम्म। तो मैंने यहाँ पे ये ये बड़ा कीजिए ना। एक सेकंड। हम्म, सो ये मैंने सुबह जब चार्ट लगाया था, वो आई थिंक ये 100 के आसपास था हम्म, जब मैंने लगाया था चार्ट। हम्म, तो यहाँ पे था ये कुछ, तो ये ऑलरेडी बेरिश था, सुबह से थोड़ा सा सुपर ट्रेंड इसने ब्रेक नहीं करा था, हम्म, तो ये रेजिस्टेंस था ही सुपर ट्रेंड का। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया था। एक सेकेंड, मुझे वैल्यू देखी, आई थिंक 55 रुपीज टाइप्स किया था ये। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो ब्रिक है, ये 3 बजे का जो टाइम दिख रहा है, 3 बजे मैंने इसको फिर शॉर्ट किया था। 3 बजे शॉर्ट किया। यस, ओके। और वो आई थिंक 31 रुपीज पे एग्जिट हुआ, तो ये जीरो तो नहीं हो पाया, बट तो अब अगर मैं टाइम नटशेल स्टॉप में लॉस जो था मेरा उसके बेसिस पे exit। तो अगर मैं नटशेल में आपको बोलूं, तो मतलब आप सुबह से ये जब स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट्स लगाते हो, जब एक एग्जिट आता है तो वापस आप दूसरे, मतलब एक्सपायरी है तो वन इन द मनी, अदरवाइज एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे वापस दूसरा चार्ट ओपन करते हो, जी। एंड सेम मेथड से उसको वहां से ट्रेड करते हो, फॉलो थ्रू पे एंट्री एंड सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस, है राइट? यस, वो जनरली सर ट्रेंडिंग मार्केट में होता है या Okay. साइडवेज में भी होता है, बट साइडवेज में जैसे 15 को अपने मूव्स हाँ। काफी वोलेटाइल थे, तो एक स्ट्राइक पे आप जाओगे तो वो हिट होगे तो काउंटर पे जाना चाहिए। और सर सबसे इम्पोर्टेंट इंट्राडे, अगर आप ट्रेडर हो जनरली भी, बट इंट्राडे ट्रेडर के लिए रोल स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बायस लेके बैठे हो कि नहीं आज बुलिश ही है बेरिश ही है, तो मार्केट वो हिसाब से नहीं चलता, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता तो है। इसमें तो नॉर्मली आपकी चार्ट से आपको ट्रेंड दिखा देंगे, Yes, right? मतलब तो इसमें नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने ट्रेड होते हैं? एक दिन में कम से कम मेरे 4 ट्रेड होते हैं, 3 से 4। एक दिन में 4 ट्रेड तो होते 2 इंस्ट्रूमेंट है, हैं। कभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग डे रहा तो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी भी आज आई थिंक मैंने 300 रुपये पे शॉर्ट किया था, एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ। ये बैंक निफ्टी 300 पे शॉर्ट किया था मैंने। Maybe you can show me. हाँ, यहाँ पे ये जो 300 का लेवल है ये ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये 300 पे मैंने शॉर्ट किया था, और ये फिर अभी टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने कहीं यहीं पे एग्जिट किया 127-25 के आसपास। तो मैं आपको एक बार आज का दिखा भी देता हूँ सर। ओके। तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ, हाँ, ये मेरा आज का पोजीशन था। जैसे ये मेरा बैंक निफ्टी का मैंने शॉर्ट किया था, तो इसमें कुछ 15,000 टाइप्स प्रॉफिट हुआ है, प्लस ये हेज का 900 रुपये गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का ये मेरा 22,800 जो मैंने किया था, उसका कुछ 22,000 रुपये प्रॉफिट है। और या तो दिन में मेरे ख्याल से निफ्टी के आपके आज 5-6 ट्रेड है। यस, ये क्योंकि प्रॉफिट बुक हुआ इसलिए दूसरा शिफ्ट जो ऑप्शन सेलिंग वाला है उसमें आपका तो ऑप्शन सेलिंग में ये 22,700 का एक था, 22,900 था और 23,000 था। तो अगर आप देख सकते हैं वैसे ये तीनों ट्रेड में काफी अच्छा। ठीक है, ये अभी आज का हो गया। आई मीन आज सिंस क्योंकि एक वन साइड ट्रेंड था तो ये ट्रेंडिंग में मे बी दिस विल डू वेल। इसका नॉर्मली आप इतने टाइम से इसको कर रहे हो, डिफिकल्ट पीरियड क्या होता है, ये सिस्टम में तकलीफ कब होता है?
सर एक तो ये इंट्राडे सेलिंग है ना, इसमें हाँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हाँ। क्योंकि सेलर के जो एडवांटेजेस हैं वो प्ले करते हैं इंट्राडे में भी। प्लस आप सेल वो कर रहे हो जो उस दिन ट्रेंड कर रहा है, राइट। जब आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हो फॉर एग्जांपल 10-15 दिन के लिए, तो उसमें कभी उस दिन स्ट्रैडल चलेगा नहीं चलेगा, कौन से लेग पे डिपेंड करेगा, क्या मूवमेंट है, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, उस पे रहेगा। बट ये जनरली क्या है, आप उस दिन जो चल रहा है उसी को सेल कर रहे हो। जब वोलाटिलिटी होता है, जैसे 15th में एक होता है, जब हमारे, अगर मैं अपने पॉइंट एंड फिगर वाले पैटर्न्स बोलूँ, तो जब ब्रॉडनिंग फेज है उसी टाइम इसका इशू, उस टाइम उसमें तकलीफ होता है। तो अगर मार्केट बेरिश है तो आपका कॉल राइट वाला ट्रेड होगा, मार्केट बुलिश है तो पुट राइट करेंगे, अगर मार्केट साइडवेज है तो दोनों सेल होगा। लेकिन अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो ये इसमें तकलीफ होता है, तो तकलीफ वो ड्रॉडाउन आता है। आता है। तो ऐसा कोई रूल है आपका कि एक दिन में कितना लॉस या कितने नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड? 4 ट्रेड्स, मतलब पर इंस्ट्रूमेंट अगर 2 ट्रेड लॉस स्टॉप में लॉस हो, गए, स्टॉप लॉस हुए, हाँ, तो आप तो स्टॉप कर देते हो उस यस। दिन। तो ऐसा, बट स्टॉप लॉस होने चाहिए, लूजिंग ट्रेड होना चाहिए। हाँ, लूजिंग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, उस टाइम में अच्छा, कंटिन्यू करूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो तो नॉर्मली विनिंग ट्रेड रहेगा यस वो, यस है ना। यस। लेकिन स्टॉप लॉस बजाय लूजिंग ट्रेड है तो आप दो दो मैक्सिमम स्टॉप लॉस। तो बेसिकली 4 ट्रेड्स, 2 हाँ। इंस्ट्रूमेंट इनटू 2 स्टॉप। ऐसा नॉर्मली कितनी बार होता है? अगर एक मंथ में, मैं एग्जांपल ऐसी रफ नंबर, 2 बार मैक्सिमम। मंथ में 2 बार ऐसा होता है। इस स्ट्रैटेजी में सर हिट रेट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हिट रेट है। हम्म। अब इसमें जो मैं आपको आरआर का बात कर रहा था, कि लोग बोलते हैं 1:2 होगा, 1:3 होगा तो मैं ट्रेड करूँगा। इसमें जब मैं अगर वो जो लोग देखते हैं कि मेरा रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना, वो अगर मैं करूँ, तो कभी कभी 1:1 या 1:0.8 भी होता है। बट इसका सक्सेस रेशो अच्छा होने के चक्कर में इसमें कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट होता है। तो ये आपका इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग वाला चीज है। इसके अलावा आपके कैश पोजिशनल भी है और फ्यूचर पोजिशनल भी है ना? यस, इवन सर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा इसका रिटर्न जो है वो मेरे कैपिटल पे 20% का मंथली। अच्छा। तो बहुत अच्छा रिटर्न है, अगर बट इसको रूल्स के बेसिस पे करना चाहिए। बाकी नॉइस, हाँ, मतलब उसमें सी ओवर अ टाइम हो सकता है कि एक एक्स अमाउंट हो, मतलब एवरी मंथ यू मे नॉट गेट सेम रिटर्न। Yes, yes. ये कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ होता है। कभी कभी बहुत फेवरेबल पीरियड होता है जिसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मली लोग क्या होता है ना, वो मार्केट को इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं, मेरे को हर महीना इतना आएगा, बट कोई भी स्ट्रेटेजी का वैसा नहीं होता है। ओवर अ टाइम यू कैन डू वेल। यस। कुछ महीने बहुत अच्छे आएंगे, कुछ खराब आएंगे, कुछ एवरेज आएंगे, कुछ लूजिंग भी होंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो तो गिवन है। अब ये मुझे अच्छा, इसके ऊपर मेरा एक दो और क्वेश्चन है, लेकिन मान लो इसके आपके एक्चुअली इसके साथ और भी स्ट्रेटेजीज है। Right. जैसे आप फ्यूचर पोजिशनल कर रहे हो, आप कैश पोजिशनल कर रहे हो, आपने मुझे बोला पिरामिडिंग भी कर रहे हैं। यस यस। तो वो जो सिस्टम है वो एक ब्रीफ में आप, मतलब आप उसमें क्या पैटर्न ब्रेकआउट्स वगैरह देखते हैं? यस यस। तो इसमें सर मैं एक बार आपको होल्डिंग्स भी दिखा देता हूँ मेरा, और अगर मैं इसको मार्केट वैल्यू पे सॉर्ट कर देता हूँ, तो सर ये मेरे अभी 12 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में। तो इसमें मैंने चालू किया था लगभग 1.5 साल पहले, जिससे डिफेंस सिक्योरिटी चालू था, इसी में अकाउंट है मेरा। तो आप देखोगे तो रिटर्न भी 58% है, विच इज़ बेटर देन मार्केट। बट सर जैसे जब रिटर्न की बात होती है, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपने बहुत बार एक्सप्लेन करा है, बुक में भी एक्सप्लेन करा है कि रिटर्न्स के बारे में अगर सोचोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बट आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है। तो ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे पिरामिडिंग के रूल है, तो बेसिकली मैं इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता हूँ। तो जो हमारा अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स है, वो मैं रन करता हूँ। उसमें जो टॉप के 6-7 सेक्टर्स आते हैं, तो मैं दोनों देखता हूँ, EKW करके डिफाइन एज और NSE सेक्टर्स देखता हूँ। वो सेक्टर में जो टॉप, फिर मैं उसी पे वापस से मल्टी टाइम फ्रेम का अल्टीमेट मैट्रिक्स रन करता हूँ, और वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ। वो स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं अपना एंट्री प्राइस देखता हूँ, 3% पे मुझे कौन सा स्टॉक कहाँ मिल रहा है, और 3% पे फिर मैं एंट्री लेता हूँ। जनरली मेरा 20 से 25% का रिस्क होता है, और मैं
फिर उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे स्टॉप लॉस के दो तरीके हैं। पहला, मैं इमीडिएट जो पहला 20-25% वाला स्टॉप लॉस है वो फॉलो करता हूँ, बट जब पोजीशन मेरे फेवर में आती है तो मैं उसको डी स्मार्ट 6 पे ट्रेल करता हूँ। ठीक है, इसमें काफी ऐसे टेक्निकल टर्म्स होंगे जो कुछ लोगों को नहीं पता होते हैं। हम ऐसे रखते हैं कि ये एक सिस्टम है, क्योंकि इसको भी डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। राइट। तो आपका एक प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके बेस पे, और एक काइंड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देखते हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखते हो, और फिर Yes. उसमें आप पोजीशन लेते हो। लेकिन इसमें जो आपने एक पिरामिड कर दो, आप जब वो स्टॉक आपके एंटर होने से जब ऊपर जाता है तब उसमें आप और पोजीशन ऐड करते हो। यस। तो सर मेरा जो सबसे बड़ा विनर है वो सीजी पावर है। सीजी पावर मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 244 रुपीज़ से मैंने उसको स्टार्ट किया। एक बार मैं इसका चार्ट भी ओपन करता हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लेना। तो इसको मैं हमेशा, जैसे मुझे डबल टॉप बाय मिल रहा है, तो डबल टॉप बाय पे मैं पिरामिड करता हूँ। मैंने सारे डबल टॉप बाय पे नहीं किया क्योंकि फंड्स भी होने चाहिए उस टाइम पे। तो लास्ट जो मैंने किया था अभी, आई थिंक ये वाला पिरामिड किया था। आई थिंक 490, ये डीटीपी वैल्यू यहाँ पे 482 दिखा रहा है, बट मैंने आई थिंक ये हाँ, सो मैंने यहाँ पे लिया था। ये 481 हुआ था, बट मैं शायद वो मेरा 494 96। तो अभी आपने ये स्टॉक पिरामिड किया बिकॉज ये आपका और ऊपर फेवर में आया, तो आपने उसमें और बाय किया नेक्स्ट डबल टॉप बाय में 3% बॉक्स वैल्यू। तो ये आप जो स्टॉक आपने ले लिया उसमें आप स्टॉप लॉस रखते हो, उसके बाद ऊपर गया तो उसमें और ऐड करते हो। एक्चुअली ये पिरामिडिंग है ना, कॉन्सेप्ट काफी लोगों को पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली करना। मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते पता होने के बाद भी। तो उस टाइम आपको ये माइंडसेट होता है कि मतलब एक तो पहले आप, अगर मैं इस स्टॉक का भी एग्जांपल दूं, जब आपका एंट्री आया तो ऑलरेडी वो बहुत बढ़ चुका है। तो नॉर्मली डर लगता है कि यार ऑलरेडी इतना बढ़ा है, अब ब्रेकआउट भी है, पैटर्न अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मैं अब जाके एंटर कर रहा हूँ। तो उस टाइम पहले वो मैं समझता हूँ, आपने पढ़ा है, आपको पता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का, बट वो कन्विक्शन आया कैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं, मुझे वो डर नहीं। सर इसका, जैसे अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने वो ट्रेड एग्जिट कर लिया, मुझे लगा ये सीजी पावर बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मान के चलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे 244 से मैंने 500 में बुक कर लिया, डबल हो गया, राइट। तो मैं तो खुश हूँ, डबल मेरा तो डबल 100% रिटर्न आ गया। उसके बाद भी तो मुझे नया स्टॉक लेना है, और उसमें भी तो मेरी रिस्क उतनी है जितनी यहाँ पे। तो मैं क्यों और एनालिसिस करूँ? और मेरा ट्रेडर का काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी उसका एग्जिट नहीं आया ना, तो मेरा ट्रेडर अपना काम कर रहा है। तो हम जो सोचते हैं ना कि ये बहुत है, ज़्यादा है, कम है, इसका कोई सेंस नहीं बनता बियॉन्ड द पॉइंट। तो जब आप, और सर ये ना, आपने परसेप्शन ब्रेक करने के लिए तो मैं बोलता हूँ आप करके देखो, क्योंकि आपके जब बायसेस ब्रेक होंगे, जब आपके परसेप्शन खुद के ब्रेक होंगे ना, उसके बाद का कन्विक्शन कोई तोड़ ही नहीं सकता। मुझे लगता है ये इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे होना चाहिए। मतलब आपने जो मुझे बताया कि आप ही अपने परसेप्शन जो है इसको आप कहीं ना कहीं आप इसको चैलेंज करो, आप जैसे सोच रहे हो उसको चैलेंज करो। अब ये करना, मतलब एक बोलना और करना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब वो एंट्री ले रहे हो तो वो ऑलरेडी बढ़ा है, तो वो माइंडसेट में आपके होता है, एंट्री करने तक आप डर नहीं रहे हो, मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी हाई पे ले रहे हो, लेकिन आप नर्वस नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं मेरे को स्टॉप लॉस फॉलो करना है, इट इज जस्ट अ पैटर्न। अच्छा, ये करने के बाद मान लो 2-3 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, उस टाइम माइंड क्यों नहीं हिलता कि यार मैं ऊपर ऊपर सब हाई पे ले रहा हूँ और बाद में नीचे बेच रहा हूँ? ऐसा उस टाइम नहीं आता दिमाग में? हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं आता सर, ये अभी मेरा जब प्रैक्टिस हुआ ना, जो 51 ट्रेड्स मैंने किए या इक्विटी में मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि जहाँ मुझे लगता था कि स्टॉक्स बहुत बढ़ गए। फॉर एग्जांपल सर, जेवीए में 500 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, आज 2000 है, 1.5 साल भी नहीं हुआ इसको। बीडीएल आप ले लो, 1 साल में मतलब अमेजिंग रिटर्न्स है। तो प्रेडिक्शन सर, मार्केट सुप्रीम है, उसको प्रेडिक्ट करने से अच्छा फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। जब हम प्रेडिक्शन में जाते हैं वही सारी दिक्कतें चालू। तो क्या मैं ये बोलूं कि जो आपने वो 51 ट्रेड्स वाला जो एक किया, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए? यस सर, वो दैट वाज बिगेस्ट वन। और सर मतलब सिंस इट इज अ फ्यूचर के 21 ट्रेड्स, उसका तो साइकोलॉजी अलग होता है ना।
वे- तो अगर एक नॉर्मल ट्रेडर है जो एक सिस्टम और डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अगर वो ये एक्सरसाइज करे कि मैं एक ट्रेडिंग सिस्टम जो मुझे अभी आज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मैं अपना एक प्रोसेस बना और मैं उसको अगले 50 ट्रेड तक मैं उसको प्रॉपरली बस एग्जीक्यूट करूंगा विदाउट थिंकिंग, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। सर आई कैन गिव दैट इन राइटिंग। वो कोई भी सिस्टम आप सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसर पे एंट्री कर लो, जब बेरिश हो रहा है तो आप इसको एग्जिट कर लो। कोई भी पैटर्न पे, मतलब रेनको, कैंडल स्टिक, पॉइंट एंड फिगर, कुछ भी सिंपल, आपको अगर स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है, सबसे सिंपल है कि मूविंग एवरेज का क्रॉसर पे ट्रेड कर लो, आप वो भी कर लो सर। उसके बाद जो कन्विक्शन बनता है आपका ट्रेडिंग को लेके, वो अनबीटेबल है, क्योंकि उसमें आपके बायसेस ब्रेक होते हैं। बेसिकली सर आपके बायसेस ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, वो ट्रेडिंग में हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये मैंने 100 पे लिया है, ये तो 120 के ऊपर नहीं जाता है, या ऐसा भी होता है कि मैं इसको 100 पे ले रहा हूँ तो ये कभी 70 के नीचे जाएगा नहीं, वो 50 भी आता है, 5 रुपये भी होता है, और 100 वाला 1000 भी होता है, तो वो है। तो अब ये मान लो आप ये मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स कर रहे हो, पहले तो आप ये जब ऐसे फॉलो कर रहे हो सिस्टम, उसके साथ आपको कभी कहीं कुछ बाहर से सुन लिया, किसी को देख लिया, अब आजकल यूट्यूब का एक्सेस है, आप कोई दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आता है, कोई इंडिकेटर समझ में आता है, किसी का कोई व्यू आ गया, ये सब जो नॉइज होते हैं उसको कैसे डील करते हो भाई? वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता? मेरा लॉन्ग खड़ा है उधर, वो कोई ग्लोबल न्यूज आ गया। सिंपल है सर, जब एनालिस्ट को अपने रूल के बेसिस पे एक प्लान सबमिट करना है, ट्रेडर को एग्जीक्यूट करना है। देखिए सर, ट्रेडिंग इज अ लोनली जर्नी, ठीक है, इसमें पीपल कैन गाइड यू बट दे कैन नॉट ट्रेड फॉर यू। तो वो ट्रेडिंग आप ही को करनी है, नॉइस हमेशा रहेगा, बट वो इग्नोर करना आपका काम है। तो आप इसको इग्नोर करके अपना सिस्टम प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट्स विल बी डेफिनेटली गुड। तो एक तो मैं समझ में आ रहा है, आप जो बार बार कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फिट हो गया कि आप एनालिस्ट और ट्रेडर वाला, आपने कहीं अपने आप से वो कन्वर्सेशन एक क्लियर रखा है कि ये जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एज अ ट्रेडर आई हैव टू फॉलो माई प्रोसेस। लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करते वक्त कभी कभी, खास करके जब ड्रॉडाउन होता है ना, तो किसी को भी क्वेश्चनिंग आ जाता है कि यार मैं सही जा रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं हो मार्केट कंडीशन ही चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन जैसा टाइम हो या कोई एक बड़ा इवेंट हो जहाँ पे वॉलेटिलिटी सडनली बढ़ जाए, तो ऐसे टाइम पे हो सकता है कि दिमाग में कोई ऐसा है कि यार मैं एक बार सब एग्जिट कर देता हूँ या कहीं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ऐसी सब थॉट्स दिमाग में आते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? तो सर अब मार्केट है तो सर वोलेटिलिटी रहेगा हमें। सो बेसिकली मार्केट इज ऑल अबाउट वोलेटिलिटी एंड ट्रेंड, राइट? कभी वो साथ में रहेंगे, कभी सेपरेट रहेंगे, बट उसमें एज ए ट्रेडर मुझे तो अपना ट्रेड करना है सर। मैक्सिमम क्या होगा, कोई मंथ मेरा ड्रॉडाउन में जाएगा, विच इज़ फाइन। वो बैक टेस्टिंग में भी दिखता है कि हाँ ये मंथ में आपका नहीं है, बिकॉज सर स्ट्रैटेजी कोई होली ग्रेल नहीं है। मार्केट ट्रेंड में आप कौन सा कर रहे हो, जैसे आप 3M का बात कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी वाला सीरीज, तो मार्केट मेथड और मी, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान के चलो मेरा वोलेटिलिटी के चक्कर में अगर कुछ ड्रॉडाउन आने, तो वो उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, बट उसकी वजह से मैं ट्रेडिंग स्टॉप नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरा काम है। तो मैं करते रहूँगा, हो सकता है कोई महीने में ड्रॉडाउन आए, किसी में नहीं आए। और इनफैक्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़, कोई बिलीव नहीं करेगा। अभी कुछ मैंने ट्वीट पढ़े कि किसी ने लिखा है कि डू नॉट टच ऑप्शन टिल फॉर्चून, क्योंकि रिजल्ट्स है ऑल। मेरा ऑप्शन सेलिंग का जो इंटरडे का प्रॉफिट है, दैट इज अमेजिंग। लाइक वो अगर ट्रेड नहीं करूंगा मैं अभी, तो वो मेरा नुकसान है वो स्ट्रैटेजी का, क्योंकि मेरा मंथ में वो ट्रेड्स नहीं दिखेंगे, तो ओवरऑल तो मेरा स्ट्रैटेजी का तो ये सब रिजल्ट सुन गया। के अगर हम, या ये सब चीजों की वजह से अगर हम हमारा जो काम है वो बंद कर देंगे, तो हो सकता है प्रॉब्लम भी हो। मतलब आप, हम अपना प्रोसेस ही स्टिक करें इन एनी गिवन Yes, कंडीशन। sir. Yes. That's what you're saying, right? That's the only thing you can do, sir. You can do the things which you can control. बाकी you cannot control anything. Best advice that I have received in Define is कि avoid noise. Noise को बिल्कुल ignore करो। देखो हम एडवाइस देते हैं, मैं आपको एक मेरे अंदर का, मतलब फ्रॉम ऑथर्स पर्सपेक्टिव में आपको एक चीज बता रहा हूँ। मुझे क्या लगता है, कभी भी एज एन ऑथर, मतलब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, एक बात हमेशा सोचना चाहिए, आपने शायद किसी और की जिंदगी के 15-20 साल जिए जब आपने वो बुक पढ़ा है। क्योंकि अगर एक सीरियस प्रैक्टिशनर कभी कोई कुछ चीज लिखता है ना, वो बहुत कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली, बहुत चीजें करके। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं एक पैरा भी लिखता हूँ तो मैं बहुत सोचता हूँ उस पर शुड है। तो ये जो चीज होता है ना, कभी आप, वो पर्सपेक्टिव आता है
हाँ, वो होता है कि कभी-कभी उस चीज़ों का इम्पोर्टेंस आपको उस टाइम समझ में आए ना आए, बिकॉज़ आप किसी एक एक्सपीरियंस लेवल पे हो, लिखने वाला कभी और एक्सपीरियंस लेवल पे, ये सब चीज़ होता है। तो एक होता है वो कभी लिखना, वो बहुत लोग पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं, वो भी बहुत लोग सुनते हैं, और बहुत और लोग भी अच्छी बातें करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस रीडर्स या और बुक्स पढ़ोगे, काफ़ी कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसको पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन के टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं जो आपसे इसलिए, क्योंकि आप ये जो चीज़ें बोल रहे हो ना, ये सारी डिस्कस करना और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके बताना कि देखो मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। अगर मेरा पिरामिड का रूल था, मैंने पिरामिड किया। ड्रॉडाउन था तो मैंने ड्रॉडाउन लिया। ये सब गिवन ऑल कंडीशंस अगर एक बंदा करता है, तो वो जो है ना, वो एकदम सॉलिड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। और आप ये कर रहे हो, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट आपकी अचीवमेंट है कि आप ये सब कर रहे हो। और ये मैं वही जो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, वहां से उस पर्सपेक्टिव से है कि वो माइंडसेट अगर किसी को अपने लाइफ में अचीव करना है, तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे आप ने एक एक ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में एक जो फर्क होता है, वो शायद होता है रोड मैप का। कि एक रोड मैप है, जो सक्सेस अचीव वो करता है, वो जो उस रोड मैप पर सक्सेसफुली चलता है। आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से, अब आपने जो अब शायद अपनी जर्नी में जो कुछ चीजें बताई, उससे किसी को एक रोड मैप मिलेगा कि हम ऐसा अगर करें तो हम इस माइंडसेट तक पहुंच सकते हैं। अब ये आपके मल्टीपल सिस्टम्स हैं, जो मेरा और एक इन अ वे लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, जो एक मल्टीपल सिस्टम्स में अभी होता है, कभी आपका एक फ्यूचर वाला सिस्टम चल रहा है, कभी आपका कैश वाला एक सिस्टम चल रहा है, और एक ऑप्शन सेलिंग वाला आपका सिस्टम चल रहा है। क्या आप ऐसे ही उसको देखते हो? इसके अलग के अलग अपने अपने P&L होंगे, अपने अपने परफॉर्मेंस होंगे तीनों ट्रेडिंग सिस्टम के। क्या पुट टुगेदर आप इस पोर्टफोलियो का एनालिसिस रिटर्न पोर्टफोलियो का रिटर्न एनालिसिस एनालाइज करते हो, या आप इंडिविजुअल इन सिस्टम्स को एनालाइज करते हो? और क्या आपको ऐसा दिखा है कि पुट टुगेदर आपका एक जो टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न है, वो थोड़ा स्मूथ हुआ है, बिकॉज किसी का डिफिकल्ट पीरियड हो, किसी का अच्छा पीरियड हो? कभी ऐसा भी होता है कि दो तीन ट्रेडिंग सिस्टम के एक साथ डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है? क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया आपने ये सब में? ओके। तो सर, जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि मतलब पता सबको है बट कर नहीं पाते, हाँ। तो इसका सर सिंपल सा एक जवाब है। हम सारे इंडियंस हैं, हमें सबको सचिन तेंदुलकर बनना था, सो राइट। सब जब बड़े हो रहे थे सचिन तेंदुलकर ही बनना। बट अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, तो उन्होंने जो किया है वो आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। हाँ। तो अगर जैसे मेरे लिए आप आइडियल है, तो अगर मुझे आपके जैसा बनना है, तो आपने जो किया है या जो आपका गाइडेंस है, एटलीस्ट मैं उसको फॉलो करने का एफर्ट मारूँ और ऑनेस्ट एफर्ट मारूँ। उसके बाद रिजल्ट्स, अब हर कोई सचिन तो नहीं बन पाएगा, या हर कोई आपके जैसा नहीं बन पाएगा, बट मेरा मेरा अगर मुझे वैसा, मैं किसी को आइडल मानता हूँ, तो मेरा खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एटलीस्ट ऑनेस्ट एफर्ट करूँ उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में उन्होंने बोली। अब उसके बाद जो होगा सर, वो होगा, उसका पता नहीं कहाँ एंड होगा, बट हम एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी कि मैंने एफर्ट मारा, आई डिड नॉट गिव अप। तो वो एक आंसर था। दूसरा सर, मैं बहुत ज़्यादा P&L देखता नहीं हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा P&L पे अट्रैक्शन नहीं है। बट मैंने, जैसे आपने बोला, कभी कभी होता है कि दो सिस्टम्स का ड्रॉडाउन साथ में चलता है, ठीक है। अब जैसे बीच में करेक्शन आता है, तो इक्विटी में तो होना ही है। जैसे आप गिर रहा है मार्केट, तो इक्विटी में तो आपको ड्रॉडाउन दिखेगा। बट ड्रॉडाउन दिखने का कोई सेंस नहीं बनता सर, जब तक आपके स्टॉक में एग्जिट नहीं है ना। तो वो मार्केट का फेज है, उसको इग्नोर करो, उसको स्टिक करो जो आपका चल रहा है। उसमें ये मत सोचो ये गिर गया तो मैं दूसरा लेता हूँ। अब मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, वो मेरे सामने बहुत अच्छा करते हैं, बट इसलिए मैं, मेरे स्टॉक्स में एग्जिट नहीं है तो मैं लेता भी नहीं हूँ। नहीं तो वो तो बहुत सिंपल काम, बट फिर वो सिस्टम नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, तो मैं उस पर नहीं आता। जनरली मैं क्या करता हूँ सर, मेरा जो अलग अलग सिस्टम्स है, मैं उसको उस पर ज़्यादा देखता हूँ कि उसका लूजिंग रेट्स कितना है, उसका विनर्स कितना है, एवरेज विन का प्रॉफिट कितना है, एवरेज लॉस कितना है, और उसका एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट वो चीज़ों में, तो मैं जनरली वो ट्रैक करता हूँ। और सर जैसे P&L तो ट्रैकिंग वही हो गया कि फिर आप प्रोसेस से ज़्यादा प्रॉफिट को ध्यान दे रहे हो। तो मैं जनरली प्रोसेस फॉलो करता हूँ, तो प्रॉफिट सर आना है, आज नहीं आएगा तो 6 महीने के बाद आएगा। तो आप ये सब देखते हैं।
अच्छा, अभी आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आए हो, मतलब आप एज एन इंडिविजुअल, इट्स अ बिग थिंग, मतलब हो सकता है थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट भी हो। तो आप अब इन सिस्टम्स को, आपका एक्चुअली टास्क होगा पहले जैसे अभी तक कर रहे हो बिकॉज यू हैव बीन डूइंग गुड, तो आप वही करोगे। तो क्या कहीं ऐसा माइंडसेट में चेंज आया है? व्हाट हैज चेंज, मतलब? और अभी ये जो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन है, क्या वो ज्यादा पिंच करता है, ऐसा कुछ है? सर ऑनेस्टली अभी वो 51 ट्रेड्स के बाद ये सब कुछ नहीं हुआ है। बस एक चीज़ मैंने अपने आप को बोली है कि सिंस अभी मैं फुल टाइमर हूँ तो उस टाइम पे मैं स्क्रीन के सामने रहूँगा, बहुत सारे पैटर्न्स रीड करूँगा, तो उसका चांस है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ। तो वो मैंने अपने आप के लिए एक सुबह का नोट भी देखता हूँ मैं। तो मैं मार्केट के पहले सर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट चालू होने के पहले मैं नोट्स लिखता हूँ कि ये चीज़ मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा। उसमें एक चीज़ ये होती है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं सिस्टम फॉलो करूँगा, मैं ट्रेड कंप्लीट करूँगा, तो इट्स अ रिवेंज गुड थिंग। ट्रेडिंग तो नहीं एवरी करूँगा। डे मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप लिखते हो यस या सर। लिखा हुआ पढ़ते हो? नहीं नहीं, मैं लिखता लिखता हूँ हो। मेरे डेट वाइज, और मैं ट्रेड्स का मेरा एक जर्नल है, उसमें मैं हाथ से लिखता हूँ कि आज मेरा ट्रेड में एंट्री कितना था, एग्जिट कितना था, रिजल्ट क्या आया, वंडरफुल। मार्केट का कंडीशन क्या था, मैं क्या सोच रहा था, एक्चुअल हुआ क्या। मे बी किसी एक टाइम और जब रिकॉर्डिंग करेंगे हम वो जर्नल हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर। अ, तो अब आप जो काम कर रहे थे तब भी ये सब आप फॉलो कर रहे थे, तो क्यों फुल टाइम ट्रेडिंग, मतलब क्यों ऐसा, क्यों डिसीजन लिया कि आपको पूरा इसी में आना है? आप तो वैसे भी सिस्टम फॉलो कर रहे करेक्ट। तो इसके दो रीजन है। एक पर्सनल रीजन है, तो मेरा ट्रांसफर्स बहुत होते थे, कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी हो। हैदराबाद। अच्छा। तो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का एजुकेशन, उनका फ्रेंड सर्कल, ये सब चेंज होता रहता है। ओके। तो दैट वाज समथिंग दैट आई थॉट कि ये दे शुड स्टॉप। एंड सेकेंडली सर, मेरा मार्केट्स के लिए काफ़ी मैं पैशनेट हूँ, तो आई थॉट कि आई शुड डू इट। और इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ करना ही था। तो जो आपका पैशन है, अगर उसमें आप करियर कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। और ये सर रीज़न, इसका सबसे बड़ा रीज़न है फिर मैं वापस वो 51 ट्रेड्स पे जा रहा हूँ। मेरा जो लास्ट ईयर सर 3 साल से मैं जो जर्नी है, तो 2 साल आई विल से कि लर्निंग में गया, और 1 साल सिर्फ एग्जीक्यूशन में। जब मेरा एग्जीक्यूशन का मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन एग्जीक्यूट प्रॉपरली विदाउट एनी नॉइज और एनी डेविएशन, देन आई थॉट कि चलो लेट अस गिव इट अ ट्राई। अब मैं अगर आपको आपके वो आइडिया वाले टाइम पे ले जाऊं, कि आपका वो यंगर वर्जन, या आप सोचो ऐसा ही कोई नॉर्मल बंदा होगा जिसने अभी कहीं स्टार्ट किया है या कहीं ऐसी लेवल पे है जहाँ अभी कंसिस्टेंसी नहीं है, आप उसको अगर कोई एक एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे? सर मेरा ट्विटर हैंडल है स्टॉप लॉस ट्रेडर। अच्छा। तो आप हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो सिस्टम में, तो नथिंग लाइक इट। जब मैंने जो अनंतराव सर कॉल्ड मी व्हेन ही सॉ कि आई एम डूइंग फुल टाइम ट्रेडिंग, तो ही कॉल्ड मी, इसने बोला बेटा, उन्होंने बोला कि बेटा तुम स्टॉप लॉस रखते हो सिस्टम में? बोला हाँ सर। कितने हिट होते हैं? मैंने बोला सर मैंने काउंट नहीं करे। तो उन्होंने बोला था काउंट कर लेना, दीज आर मेडल्स। तो सर वो एडवाइस जो अनंत राव सर, जो लोग उनको जानते हैं, अगर वो भी वही बोलते हैं, तो सर मेरा भी सेम एडवाइस, स्टॉप लॉस करके आप ट्रेडिंग करो, इट विल बी इजियर। मतलब आप, आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पे आप पूरा ध्यान दो, देन यू कैन डू वेल। वंडरफुल। ओवरऑल आपका ये जितना भी हमारा कॉन्वर्सेशन है, मुझे लगता है इसमें और अपना 1-2 घंटा आराम से और जा Yes, सकते yes. हैं, हम काफ़ी चीज़ें और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद अस एंड व्यूअर्स। आई होप आपको यहाँ पे कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, देयर वर लॉट ऑफ टेक अवेज। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा मिला है तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल के बताना कि आपको ये हेल्पफुल लगा है या नहीं, अगर है तो हम से और वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जल्दी।